तो फिल्म की शुरुआत ठीक वैसे ही होती है जैसे कि ट्रेलर शुरू हुई थी, यानी कि हमें पिछले मूवी के भूताकोला वाले दृश्य दिखाए जाते हैं जहां पे परफॉर्मर एक स्पेसिफिक स्पॉट पे जाके गायब हो गए थे। अब इस जगह को ही यहाँ हाईलाइट किया गया है, बेसिकली प्रथा बताया गया है कि क्यों उसी जगह पे लोग गायब होते हैं जो परफॉर्म करते हैं भूताकोला, और हमें उस जगह की बैक स्टोरी बताई जाती है। तो हाँ, फिल्म तुरंत ही प्रीक्वल मोड में चली जाती है जहां हमें बहुत पुरानी कहानी बताई जाएगी। तो प्रीक्वल मोड में जाते ही हमें वॉइस ओवर के थ्रू बताया जाता है कि कांतारा में, यानी वो जंगल वाला जो एरिया है, उस जगह पे ईश्वर के गणा लोग घूमते थे। देन ईश्वर के जो गणा लोग थे वो उसी स्पॉट पे रह गए, वो वहां रिसाइड कर रहे हैं, और ये और कोई नहीं बल्कि दैवा लोग हैं, जैसे पंजुर्ली दैवा, गुलिगा दैवा इत्यादि। नाउ कहानी कदम्बा डायनेस्टी की है, जब बांग्रा नाम का एक राज्य है जहां के राजा है विजेंद्र। अब राजा विजेंद्र जो है वो लोकल लोगों पे बहुत ज्यादा जुल्म ढाते हैं, मतलब वो लोकल्स को एज स्लेव्स ट्रीट करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, और इन जनरल एक अच्छे राजा नहीं है। नाउ राज्य से थोड़ी दूर कांतारा में ट्राइबल्स लोग रहते हैं और उन लोगों को भी एज स्लेव्स ले लिया जाता है राज्य के अंदर। तो कांतारा में रहने वाले ट्राइबल लोगों को एक सेक्रेड स्टोन मिलता है और स्टोन को वो लोग दैवा मानते हैं, उसकी पूजा करने लग जाते हैं। यहाँ मायाकाड़ा नाम का एक आदमी था जो कि ये सारी चीजें देख रहा था, मतलब कांतारा में जो कुछ हो रहा था, देन राज्य के अंदर जो कुछ हो रहा था। और आप मायाकाड़ा को याद रखना क्योंकि ये बंदा इंपॉर्टेंट है स्टोरी के लिए। खैर, तो राजा पापी था और उसका जुल्म अपने किंगडम बांग्रा पे बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन जब राजा समुद्र किनारे स्नान कर रहा था तो वो दूर पे मायाकाड़ा को देखता है। राजा के कहने पे उसके आदमी मायाकाड़ा को पकड़ के लाते हैं और यहाँ राजा को मायाकाड़ा के पाउच में से स्पाइसेस मिलते हैं, होता है ना मसाला, हर्ब्स एंड ऑल दैट, वैसा कुछ। ये देख राजा सोचता है कि जरूर कांतारा के अंदर बेशकीमती स्पाइसेस एंड हर्ब्स हैं जिन्हें वो अपना बना सकता है। आई मीन इन स्पाइसेस को हथिया के वो ट्रेड कर सकता है, अमीर हो सकता है और भी। तो ऐसे में राजा यहाँ मायाकाड़ा से पूछता है कि उसे स्पाइसेस कहाँ मिले। अब मायाकाड़ा बहुत शातिर था, वो राजा को जंगल में लेके तो जाता है लेकिन वहां नहीं लेके जाता जहां स्पाइसेस मिले, रादर एक ट्रैप में लेके जाता है, ट्राइबल लोगों का जो ट्रैप सेटअप किया हुआ था उसके अंदर। बस फिर क्या था, राजा के जो आदमी थे वो ट्रैप्स में फंसने लगते हैं और गुस्से में राजा इस जगह को ही जलाने लग जाता है। लेकिन यहाँ आग से दैवा प्रकट होते हैं। ये वही सीन है जो कि हमने ट्रेलर में देखा भी था, आग से एक दैवा बन रहे थे। एंड देन वहां जो पिट था, वो एरिया जहां पे दैवा रिसाइड करते हैं, उसके अंदर से एक धुएं जैसी छवि आती है। ये छवि या सुपरनैचुरल फोर्स राजा पे हमला कर देती है और इससे राजा खत्म हो जाते हैं। फिर वहीं एक ट्राइबल आदमी के अंदर पंजुर्ली दैवा आते हैं और वो वार्निंग देते हैं कि यहाँ के लोकल चीजों को छेड़ने की कोशिश मत करो। अब ये जो जगह थी जंगल, जिसे हम कांतारा कह सकते हैं, मतलब वो जगह जहाँ दैवा रिसाइड करते हैं, इसे फिल्म के अंदर ईश्वर दे टोटे कहा गया है, यानी हिंदी में भगवान का बगीचा, जहाँ भगवान रिसाइड करते हैं, या फिर इंग्लिश में गार्डन ऑफ ब्लूम। जो भी हो, राजा तो दैवा के प्रकोप से समाप्त हो गया था, लेकिन राजा के साथ उसका छोटा बेटा भी, जो कि राजकुमार होगा, वो भी आया था। क्योंकि राजा का बेटा छोटा था तो उसका कोई कुकर्म नहीं है, उसके पाप नहीं है, तो उसे ट्राइबल लोग छोड़ देते हैं। इनफैक्ट राजा का जो बेटा था वो उस दैवा वाले पिट में भी गिरता है। ट्राइबल लोग राजा के बेटा को बचाते हैं, देन राजा का बेटा वहां से भाग जाता है और बहुत ही कठिनाइयों का सामना करते हुए वो फाइनली अपने राज्य पहुंच जाता है बंगारा। अब राजा का जो बेटा था उसका नाम था राजशेखरा, और वो बांग्रा या बंगारा जो भी आप बोलो, राज्य में पहुंचता है और वहां प्रीच करता है कि कैसे जंगल में क्या कुछ हुआ था। यहाँ राजशेखरा कदबा ट्राइब से हाथ भी मिलाता है। ये एक ऐसी ट्राइब है जो कि जंगल के अंदर जो दैवीय शक्ति है ना, उनको हासिल करना चाहती है। इन शॉर्ट, राजशेखरा जो है वो अपने एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखा, क्योंकि अब भी उसे कांतारा चाहिए। लेकिन कांतारा को पाना अब बहुत मुश्किल हो गया था। इनफैक्ट इस पॉइंट के बाद कांतारा के जो लोग थे और जो राज्य के लोग थे, इनके बीच दूरियां बढ़ गई, बॉर्डर स्थापित हो गया जहां कोई भी बॉर्डर को क्रॉस नहीं करेगा। खैर, तो इस घटना को दशकों बीत जाते हैं और अब राजशेखरा बड़ा हो चुका है। उसे एक बेटी भी होती है, लेकिन जन्म के वक्त उसके बेटी के हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे। ऐसे में राजशेखरा अपनी बेटी को किसी को सौंप देता है। वो किसको सौंपा है, क्यों सौंपा है और उसका क्या परिणाम होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और ना दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जो दैवा वाली जगह थी ना, पिट, कांतारा के अंदर, वहां एक अनजान बच्चा ट्राइबल लोगों को मिलता है। उस बच्चे के आसपास हुली दैवा, यानी कि जो टाइगर होता है, वो घूम रहे थे। तो हाँ, ट्राइब के लोग बच्चे को निकालते हैं, उसे पाल लेते हैं, और इनफैक्ट ट्राइब में जो एक अम्मा थी वही इस बच्चे को पालती है और इसका नाम रख देती है बर्मे। वहां बर्मे बड़ा होने लगा, कांतारा के कल्चर को सीखने लगा और कहीं ना कहीं वो यहाँ के लोगों का प्रोटेक्टर भी बन गया था। हमें यह भी बताया जाता है कि जो कांतारा जगह है उसे माँ पार्वती बनाई थी। क्यों बनाई थी? ताकि यहाँ वो पीसफुली मेडिटेट कर सके। इतनी खूबसूरत जगह है। ना बांग्रा राज्य या बंगारा राज्य जो भी आप बोलो, वहां ऐसी बात फैल गई थी कि कांतारा के अंदर ब्रह्म राक्षस है और ब्रह्म राक्षस की कहानी से सभी डरते थे। एंड ये वन ऑफ द रीजन बन जाता है कि क्यों राज्य के लोग कभी भी बॉर्डर क्रॉस करके कांतारा के अंदर नहीं आते थे। खैर,
और भी समय बीत गया और अब राजशेखरा का एक बेटा भी हो चुका था जो कि बड़ा भी हो गया और उसका नाम रखा गया था कुलशेखरा। कुलशेखरा इतना बड़ा हो गया कि उसका राज्य अभिषेक भी कर दिया गया, यानी कि नया राजा है कुलशेखरा। अब कुलशेखरा एक नंबर का निकम्मा इंसान था। पहले तो वो भगवान वगैरह में नहीं मानता था और कस्टम्स का मजाक बनाता था, साथ ही वो हमेशा पी के नशे की हालत में ही रहता था ना। अगर आपको याद हो तो राजशेखरा की एक बेटी भी थी, उसका नाम है कनकावती। वो भी बड़ी हो चुकी है लेकिन अब उसके हाथ पांव सही काम करते हैं, मतलब एकदम नॉर्मल ह्यूमन। अब वो कैसे ठीक हुई, वेल ये बात आपको कहानी में आगे ही पता चलेगी। और नाउ राजशेखरा का जो निकम्मा बेटा है कुलशेखरा, वो अपने सारथी भोगेंद्र को ही आर्मी इन चीफ बना देता है क्योंकि उसकी भोगेंद्र से अच्छी जमती थी। क्यों जमती थी? क्योंकि भोगेंद्र भी पियक्कड़ था, उसके साथ पड़ा रहता था। तो एक दिन ऐसे नशे में कुलशेखरा कहता है कि वो कांतारा जाएगा शिकार करने। अब उसे रोकने के बजाय भोगेंद्र उसे बल ही देता है और ऐसे में भोगेंद्र, कुलशेखरा और कुछ आर्मी वाले लोग मिलकर कांतारा की ओर निकलते हैं। अब आर्मी के अंदर एक चिन्ना नामक बंदा भी था जो कि मना कर रहा था कि नहीं वहां नहीं जाते हैं। वो बहुत ज्यादा डर भी रहा था और इन जनरल चिन्ना इस फिल्म के अंदर कॉमिक रिलीफ भी है ना। कुलशेखरा शिकार शुरू करता है जहां वो एक चिंप पे तीर चलाता है, देन एक स्टैग था उसके ऊपर भी तीर चलाता है, दोनों को घायल करता है। बट द स्ट्रेंज पार्ट वाज कि ये दोनों जानवर तीर लगने के बाद एकदम से घसीट के गायब हो जाते थे, मानो कोई उन्हें उठा ले गया। शिकार करते करते फाइनली कुलशेखरा कांतारा के बॉर्डर के पास पहुंच जाता है जहां एकदम से कांतारा के लोग सिपाहियों पे हमला कर देते हैं। अब कुलशेखरा खुद तो तुरंत यहां से भाग जाता है लेकिन राजा के जितने भी सिपाही थे उनको कांतारा के लोग चुन चुन के समाप्त कर देते हैं। यहां बचता है तो सिर्फ चिन्ना इसलिए बच गया क्योंकि एक तो वो पहले से ही अपोज कर रहा था जाना, प्लस वो डरपोक था तो भागते भागते कहीं इधर उधर बच गया। अब मैंने आपको बताया था ना कि जानवर को जैसे ही तीर लगता था वो एकदम घसीट जाते थे और गायब हो जाते थे। वेल कांतारा के लोग ही इन जानवरों को खींच रहे थे और अपने पास रख रहे थे और ये लोग चिन्ना को भी कैप्चर कर लिए थे। हालांकि वो लोग चिन्ना को खत्म नहीं किए। अब यहाँ हम बर्मे से मिल पाते हैं जिसे प्ले कर रहे हैं ऑफ कोर्स ऋषभ शेट्टी और वही काइंड ऑफ इस ट्राइब का लीडर बन चुका है। अब सैनिकों को खत्म करने के बाद कांतारा के लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर राजा और उनके सैनिक यहाँ आए हैं तो वो लोग दोबारा भी आ सकते हैं। इनफैक्ट इनकी बांग्रा राज्य से लड़ाई भी हो सकती है। मूवी की शुरुआत ही ऐसे हुई थी ना कि पहले बांग्रा राज्य के जो राजा थे वो इन पे जुल्म ढाते थे, स्लेवरी वगैरह चलता था। फिर राजा को दैवा समाप्त किए क्योंकि राजा कांतारा के अंदर आके आग वगैरह लगाने लग गए थे और तब से कांतारा और राज्य के बीच एक दूरी बन गई थी जो कि फाइनली फिर से खत्म हो गई है क्योंकि कुलशेखरा यहाँ के शिकार किया है और अब चीजें बदल जाएंगी। जो भी हो, बर्मे यहाँ चिन्ना से इन्हें बांग्रा राज्य ले जाने को कहता है ताकि बर्मे अपने आदमियों के साथ राज्य में जाके देख सके कि वहां चल क्या रहा है, उनकी प्रगति कितनी है और क्या वो लोग हमला करेंगे तो ये लोग सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। बस फिर क्या था, बर्मे और कुछ लोग उन सिपाहियों का ड्रेस पहन लेते हैं जिन्हें इन्होंने मारा था और चिन्ना इन्हें गाइड करते हुए बांग्रा राज्य ले जाता है। अब क्योंकि ये लोग सिपाहियों के ड्रेस में थे तो राज्य के अंदर एंट्री में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। चिन्ना यहाँ बर्मे से पूछता है कि क्या कांतारा के अंदर वाकई में ब्रह्म राक्षस है। इस पे बर्मे मजाक मजाक में कहने लगता है कि हाँ ब्रह्म राक्षस है, वो एक बार राजा को खाने वाला था लेकिन फिर रानी थी, वो अपनी एक बाल घुंघरेले बाल को तोड़ के उसे दे दी कह के कि इसे सीधा करो, तब से ब्रह्म राक्षस उसे सीधा ही कर रहा है आज तक। ऑफ कोर्स ये ऐसी ही कही गई कहानी थी डराने के लिए चिन्ना को, क्योंकि ब्रह्म राक्षस से राज्य के लोग डरते थे। दूसरी तरफ हम कुलशेखरा को देखते हैं जो कि राज्य को बिल्कुल भी नहीं संभाल रहा। इनफैक्ट वो सभा के अंदर सुबह नहीं दिन में आता है क्योंकि सुबह से तो वो मदिरा पी के पड़ा होता है। वहीं प्रिंसेस कनकावती अपने राज्य को ढंग से देखती हैं और कुलशेखरा के मुकाबले शी इज मच बेटर। नाउ कमिंग टू बर्मे एंड हिज पीपल, ये लोग बांग्रा राज्य को देखते हैं एंड दे वर क्वाइट इम्प्रेस्ड क्योंकि कहीं ना कहीं ये राज्य कांतारा से बहुत ज्यादा डेवलप्ड था। यहाँ बिल्डिंग्स बन रही थी, बड़ी सी मंदिर बन रही थी, इनके पास अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स थे लाइक बो एंड एरो, लिटरली आयरन से कास्ट करके बनाया गया था, वरना कांतारा वाले लोग तो सिर्फ पत्थर जो नुकीले होते हैं उससे ही काम चला रहे थे। देन राज्य में फार्मिंग हो रही थी, प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम था और पोर्ट पे ये लोग ट्रेड तक करना शुरू कर दिए थे दूसरे कंट्रीज से। स्टिल राज्य में प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ आज भी गरीब लोगों को स्लेव्स की तरह ही ट्रीट किया जाता था, उन पे कोरे बरसाए जाते थे और उनसे काम लिए जाते थे। अब जहाँ टेम्पल बन रहा था राज्य का, वहाँ प्रिंसेस कनकावती भी थी और काम के दौरान वहाँ छैनी हथौड़े से जब काम हो रहा था तो एक पत्थर उड़ के पास के बी हाइव में लग जाता है, मधुमक्खी का छत्ता होता है ना उसमें, वहाँ जो बीज थे वो सबको काटने लगते हैं, चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और इससे पहले एक बी कनकावती को काट पाती, बर्मे एक चादर से उन्हें ढक लेता है जिससे वो उन्हें बचा पाता है। इस सीन से इट वाज
वॉज क्लियर कि बर्मे को कनकावती कहीं ना कहीं पसंद आ गई थी, लेकिन वो उन्हें बचाने के बाद चुपचाप निकल लेता है। खैर, तो इस सब के बाद बर्मे और उसके लोग पोर्ट पे जाते हैं, जहां वो लोग मार्केट में जाते हैं और वहां हथियार वगैरह देखते हैं जो कि आधुनिक थे। जैसा मैंने बताया था, बोज एंड एरोज बहुत अच्छे से शार्प थे। देन आयरन को कास्ट करके शील्ड्स वगैरह बनाए जा रहे थे और तलवार भी काफी धार वाली थी। एंड ऑफ कोर्स बर्मे को ये सब चाहिए था। तो इन हथियार को पाने के लिए बर्मे भी ट्रेड करने की सोचता है, बट द क्वेश्चन इज कि बर्मे ट्रेड करेगा कैसे, वो बदले में क्या देगा? वेल, वो हर्ब्स एंड स्पाइसेस दे सकता है, क्योंकि कांतारा के अंदर ढेर सारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस होते हैं। इनफैक्ट बर्मे तो यहाँ थोड़ा आश्चर्य में था कि जो स्पाइसेस कांतारा में मिलते हैं वो इस राज्य में कैसे बिक रहे हैं। अब बर्मे और उसके लोगों की बातों से सबको अंदाजा लग जाता है कि ये लोग कांतारा वाले लोग हैं, और ऐसे में जो मार्केट वाले लोग थे वो रियल सिपाहियों को बुला लेते हैं ताकि इन कांतारा वाले लोगों को अरेस्ट किया जा सके। बस फिर क्या था, बांग्रा राज्य के जो सिपाही थे उनके बीच और कांतारा के लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई से यहाँ काफी भगदड़ मचती है, और ऐसे में कांतारा के जो लोग थे वो एक चैरियट पे चढ़ जाते हैं। वो रथ होता है ना, लंबा सा रथ यात्रा निकलती है उस टाइप का कुछ, उस पे चढ़ जाते हैं और उसी रथ को चला के यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक एज पे जाके इनका रथ रुकता नहीं है, सिपाही वगैरह रुकते हैं, वरना रथ तो नीचे ही चला जाता। और क्योंकि रथ रुक गया तो यहाँ बर्मे और उसके आदमियों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब ये खबर कुलशेखरा को भी लग जाती है कि कांतारा के लोग राज्य में आए हैं, और ऐसे में वो बर्मे और उसके आदमियों को न सिर्फ कैद करता है बल्कि उनके ऊपर कोरे बरसवाता है। अब बर्मे यहाँ रिवील नहीं करता कि बांग्रा राज्य तक आने का रास्ता उसे चन्ना दिखाया है, तो हाँ, चन्ना बच गया। अब इसी टॉर्चर सेशन के बीच राजशेखरा यहाँ आता है और वो कुलशेखरा को ये सब रोकने को कहता है। इसके बाद बर्मे और उसके लोगों को जेल में कैद कर दिया जाता है। नाउ इस पॉइंट पे मैं आपको दो कैरेक्टर्स के बारे में बताना चाहूंगा। ये दोनों बाप बेटे हैं। इनका नाम है बूबा और पेपे। बूबा बाप है और पेपे उनका बेटा। यही दोनों पोर्ट पे पूरा ट्रेड वाला जो सिस्टम है उसको संभालते हैं, ट्रेड वगैरह करते हैं। बूबा को जब पता लगता है कि कुछ लोग यहाँ बाहर से ट्रेड करने आए थे, तो वो अपने बेटे पेपे को भेजता है कि जाओ उन लोगों को सबक सिखा के आओ। वहां पेपे जेल में आता है बर्मे और उसके लोगों से डील करने के लिए, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये लोग कांतारा वाले लोग हैं तो वो खुद ही बहुत ज्यादा डर जाता है। जेल के अंदर बर्मे और उसके साथी थे, ये लोग एक दूसरे आदमी से मिलते हैं जिसका नाम था सनकप्पा। अब सनकप्पा जो है वो इस राज्य का आर्किटेक्ट है, मतलब वही हर कुछ बनाया है, चाहे राज्य की दीवार हो, राज्य का किला हो, राज्य का मंदिर या फिर राज्य का जहाज। बस प्रॉब्लम ये थी कि सनकप्पा जब जहाज पे काम कर रहा था तो थोड़ा पी लिया था, और ऐसे में वो जहाज में एक छेद डाल दिया ताकि अगर पानी आए तो बाहर निकल जाए, लेकिन उसी छेद से पानी अंदर आ गई, जहाज डूब गया, और इसी क्राइम के कारण सनकप्पा को जेल में डाल दिया गया है। अब सनकप्पा जो है वो यहाँ बर्मे और कांतारा वाले लोगों का दोस्त बन जाता है। एनीवेज, बर्मे यहाँ पेप्पे को नशीले हर्ब्स फुकवाता है, जिससे पेप्पे को काफी ज्यादा नशा आता है। एंड देन बर्मे पेप्पे से कह देता है कि अब से हम भी पोर्ट पे ट्रेड करेंगे। इनफैक्ट पेप्पे तो इतने नशे में था कि बर्मे उसे ही जेल के अंदर बंद कर देता है और खुद अपने लोगों के साथ निकल लेता है और कांतारा वापस चला जाता है। अब कांतारा लौट के बर्मे के पास काफी ज्यादा नॉलेज था, जैसे कि वो अपने लोगों को फार्मिंग सिखाता है, देन वो इरिगेशन सिस्टम बनाता है, हर जगह चैनल्स लगाता है ताकि पानी फ्लो कर सके, देन ये लोग इक्विपमेंट्स बनाते हैं, एंड देन फार्मिंग करके स्पाइसेस को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करने लग जाते हैं। हाँ, अब इनके पास स्पाइसेस थी जिसे लेकर ये लोग बांग्रा पोर्ट पे आते हैं ट्रेड करने के लिए। इनका कहना था कि अब से ये लोग बॉर्डर पे 1/3 नहीं रखेंगे, इनफैक्ट ये लोग अब से खुद फेयर ट्रेड करेंगे पोर्ट पे आके। और बुआ जो था वो इन्हें मजाक मजाक में ट्रेड करने की परमिशन दे भी देता है, जबकि परमिशन उसे देने का अधिकार था ही नहीं। यह अधिकार तो राज घराने से ही कोई दे सकता था। इनफैक्ट पोर्ट का जो भी काम वगैरह था वो कनकावती ही देखती थी। तो हाँ, जब कनकावती तक बात पहुंचती है कि लोग बाहर से यहाँ ट्रेड करने आए हैं, तो वो बर्मे को अपने पास मिलने के लिए बुलाती है और वो क्लियर कट कहती है कि तुम ट्रेड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बस टैक्स देना होगा 1/4। बर्मे इसके लिए मान जाता है और फिर क्या था, कांतारा वाले लोग यहाँ ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। और इस पॉइंट तक कहीं ना कहीं कनकावती और बर्मे के बीच में एक केमिस्ट्री डेवलप होने लग गई थी। एक बार तो एक सुंदर सा घोड़ा बेकाबू हो जाता है और वो कनकावती पे हमला कर ही देता, लेकिन बर्मे बीच में आके घोड़े को कंट्रोल में ले आता है। बर्मे यहाँ ट्रेड करके ना सिर्फ कमा रहा था बल्कि वो स्लेव्स तक को छुड़वा दे रहा था। इनफैक्ट बर्मे और कनकावती की नजदीकियां भी बढ़ती जा रही थी। एक बार तो कनकावती बर्मे को अपने चेंबर में लाती है, जहाँ कनकावती की दासियां बर्मे को बिठाती है, स्वागत करती हैं। कनकावती यहाँ बर्मे से गार्डन ऑफ ब्लूम यानी कि कांतारा देखने की बात करती है, लेकिन बर्मे कहता है कि नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब इस सीन को आप व्यूअर्स याद रखिएगा क्योंकि इसका आगे एक छोटा सा कनेक्शन है। खैर, तो आगे हम समझ पाते हैं कि बर्मे कांतारा से ढेर सारे स्पाइसेस को ऑलरेडी बेच चुका है और एक्स्ट्रा स्पाइसेस के लिए उसे जंगल के और अंदर जाना होगा। ऐसे में बर्मे और उसके कुछ लोग डीप फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं, जहां इन्हें एक टाइगर दिखता है। नाउ सरप्राइजिंगली ये टाइगर बर्मे पे हमला नहीं करता क्योंकि शायद बर्मे के पीछे सेक्रेड स्टोन था, यानी जो दैवा वाले पत्थर थे वो रखे हुए थे। इनफैक्ट टाइगर की आंख में एक तरह की लाइट आती है, सेम हम बर्मी की आंख में भी देख पाते हैं, एंड इट क्लियरली टेल्स अस कि वो हुली दैवा हैं। और टाइगर के हाव भाव से क्लियर था कि वो बर्मे को कुछ तो बताना चाह रहे हैं। बस फिर क्या था, बर्मे टाइगर
टाइगर के पीछे चलने लगता है और टाइगर इन्हें गाइड करके फॉरेस्ट के बहुत डीप, बहुत अंदर लेके जाते हैं। एक पॉइंट से आगे जाने पे बर्मे की जो मशाल थी वो अपने आप बुझ जाती है और बहुत जोर की आवाज आती है, मतलब एकदम श्रीकिंग नॉइज। ऐसा 2-3 बार होता है और फाइनली बर्मे पता लगा लेता है कि यहाँ ढेर सारे चिम्प्स हैं जो कि पेड़ पे बैठे हुए हैं और वो चिल्लाना शुरू करते हैं, वही इसे बुझा देते हैं। वैसे में बर्मे इन चिम्प्स को ट्री से हटाता है और फाइनली इस एरिया के अंदर जाता है और इस एरिया के अंदर वो कदाबा ट्राइब के लोगों को पाता है। जी हाँ दोस्तों, कदाबा ट्राइब के लोग जंगल के बहुत अंदर रह रहे थे और यहाँ ये लोग ना सिर्फ किसी तरह की रिचुअल कर रहे थे बल्कि स्पाइसेस भी उगा रहे थे। इट वॉज क्लियर कि यही लोग बांग्रा राज्य से कहीं ना कहीं मिले हुए हैं और उन्हें स्पाइसेस प्रोवाइड करते हैं। और जैसा मैंने बताया, ये लोग किसी तरह की ईविल रिचुअल भी कर रहे थे। बस फिर क्या था, कदाबा ट्राइब के जो लोग थे वो बर्मे और उसके लोगों पे हमला कर देते हैं और इनके ट्राइब में एक ऐसा आदमी था जो कि कुछ लकड़ी जैसा लिया था जिससे वो चिम्प्स को कंट्रोल कर पा रहा था। ये लड़ाई घमासान होती है जहां बर्मे और उसके लोग एक पॉइंट पे कदाबा के ट्राइब पीपल पे ओवरपावर कर जाते हैं, लेकिन कदाबा का जो वो चिम्प कंट्रोल करने वाला बंदा था ना, वो एक साथ ढेर सारे चिम्प्स को ले आता है जो कि बर्मे और उसके लोगों पे हमला कर देते हैं। तो हाँ, इसी डिस्ट्रैक्शन के कारण बर्मे और उसके लोग कदाबा ट्राइब के ट्रैप्स में फंस जाते हैं, लटक जाते हैं एंड अब उनके साथ कुछ तो बुरा होता। लेकिन तभी वहां वो टाइगर आता है और वो उस इंसान को ही खत्म कर देता है जो कि चिम्प्स को कंट्रोल करता था। इससे सारे चिम्प्स भाग जाते हैं, कदाबा ट्राइब वाले भी भाग जाते हैं और कहीं ना कहीं बर्मे और उसके लोगों की जीत हो गई। लेकिन इस पूरी लड़ाई के अंदर अब बर्मे के ग्रुप से भी एक इंसान खत्म हो गया था। तो हाँ, कांतारा का जो बंदा खत्म हुआ उसकी लास्ट राइट्स वगैरह की जाती है और इस पॉइंट पे हमें कदापा ट्राइब के बारे में पता चलता है कि आखिर वो लोग कौन हैं। तो ये लोग काफी समय पहले कांतारा में आए थे और इन्होंने तब झूठ बोला था कि इनका जो गांव था वो फ्लड में बह गया, तो ऐसे में ये लोग दूसरे जगह पे आए हैं। लेकिन रियलिटी ये थी कि जो कदाबा ट्राइब के लोग हैं उन्हें कांतारा के अंदर जो दैवों की शक्ति है वो चाहिए थी। ये कदाबा के लोग हमेशा से ब्लैक मैजिक और रिचुअल्स में डील करते थे और अब इन्हें दैवों की शक्ति भी चाहिए थी। और हाँ, कांतारा में आके भी ये लोग अपना रिचुअल शुरू करते हैं और इनके रिचुअल्स इतने भयानक थे कि आसपास के जानवर, पेड़ सब खत्म होने लगे थे, मुरझाने लगे थे। तब मां पार्वती द्वारा होली दैवा को भेजा गया था जो कि इन कदाबा के ट्राइब वाले लोगों को यहाँ से भगा दिए थे। बट लुक्स लाइक कि कदाबा ट्राइब वाले जो लोग हैं वो फिर से अपनी घिनौनी हरकत शुरू कर दिए हैं और इस बार जंगल के बहुत ज्यादा अंदर में। और फिर से वो अपने रिचुअल्स करके ना सिर्फ जंगल को करप्ट कर रहे हैं बल्कि उनकी नजर दैवीय शक्तियों पे है। अब कदाबा के लोग और क्या खेल खेल रहे हैं वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। दूसरी तरफ कुलशेखर को पता लगता है कि कांतारा के लोग जो हैं वो पोर्ट पे बिजनेस कर रहे हैं। गुस्से में वो भोगेंद्र को सब कुछ सॉर्ट आउट करने भेजता है और भोगेंद्र पोर्ट पे आता है और बूबा को पीटने लग जाता है, ये कहते हुए कि तुम इस पोर्ट के इंचार्ज हो। बूबा उससे कहता है कि सबके सामने ऐसा मत करो, लेकिन भोगेंद्र मानता नहीं। बेगम से बड़ में आता और वो भोगेंद्र के कोड़े को रोकता है। सिर्फ रोकता नहीं, वो भोगेंद्र और उसके लोगों की कुटाई भी कर देता है। इतना ही नहीं, बड़ में ऐलान कर देता है कि अब से ये पोर्ट उसके अंदर है, वो किसी तरह का अब टैक्स नहीं देगा और यहाँ सब लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब बूबा और पेपा भी इसको सपोर्ट कर रहे थे और ये लोग भी कहीं ना कहीं बर्मे के साथ ही काम करना चाहते थे। बर्मे यहाँ नेवल फोर्सेस तक को डुबा दिया था, मतलब कि कोई भी बर्मे का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। अब जब कुलशेखर को पता लगता है कि पोर्ट उसके हाथ से निकल गया तो वो एकदम बौखला जाता है। वो बड़ी सभा में कनकावती से कहने लगता है कि तुम ही बर्मे के साथ इश्क लड़ाई थी। इतना काफी नहीं था तो कुलशेखर अपने पिता राजशेखर से भी जबान लड़ाता है, ये कहते हुए कि उन्होंने कांतारा के लोगों के साथ डील नहीं किया। ओवरऑल यहाँ राजशेखर गुस्सा जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं फाइनली उनसे डील करूंगा, उन्हें मैं संभाल लूंगा। अब उस रात भोजन के वक्त कुलशेखर अपने पिता के पास आता है और उनसे माफी मांगता है, ये बोल के कि मैंने आपके साथ उल्टी बात करी थी सभा में, which was not right। फिर कुलशेखर कहता है कि वो सब फिक्स कर देगा। कैसे कर देगा? वेल, सबसे पहले तो वो अपने पिता के खाना में जहर मिला दिया था जो कि उसके पिता खा लिए थे। अब ये ऐसा जहर नहीं था जिससे आदमी समाप्त हो जाए, रादर ये एक ऐसा जहर था जिससे आदमी कोमा में चला जाएगा, डीप स्लीप में कुछ दिनों के लिए चला जाएगा। तो हाँ, राजशेखर के डीप स्लीप में जाते ही आर्मी का जो नेतृत्व है वो कुलशेखर के हाथ में आ जाएगा और कुलशेखर आर्मी के साथ कांतारा पे जंग का ऐलान कर देगा, उन पे जाके हमला कर देगा कांतारा में जाके। हम कह रहे हैं ना शुरू से ईश्वर का गार्डन, ईश्वर द टोटा, उसी को जलाने का प्लान था कुलशेखर का। बस फिर क्या था, कुलशेखर पूरी आर्मी लेके कांतारा जाता है और वो उस पूरी जगह को जलाना शुरू कर देता है। वो कांतारा के लोगों को खत्म करने लगता है और ऐसे में कांतारा के लोग भी फाइट बैक करते हैं, लेकिन वो पूरी आर्मी के सामने नहीं टिक पाते। कुलशेखर के दुष्ट सैनिक लोग कांतारा की औरतों तक को नहीं छोड़ रहे थे और उनके इरादे भी सही नहीं थे। ऐसे में कांतारा का एक बंदा और बर्मे की जो माँ है वो दैवा से आराधना करने लगती है, पूजा करने लगती है कि हमें बचा लो। अब तक बर्मे भी यहाँ आ गया था, वो भी लड़ना शुरू करता है, लेकिन ऑफ कोर्स वो अकेले पूरी आर्मी से तो नहीं लड़ सकता था। एक पॉइंट पे कुलशेखर ना सिर्फ दैवा का मजाक उड़ाता है बल्कि वो बर्मे की माँ को अपने सामने बिठाता है और इससे पहले बर्मे कुलशेखर तक पहुंचता वो बर्मे की माँ को खत्म कर देता है। कुलशेखर कहता है कि मैं दैवा में नहीं मानता, मैं किसी चीज में नहीं मानता, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
और तभी एकदम से अपना जो बड़ में है वो पजेस हो जाता है। किससे? गुलिगा दैवा से। गुलिगा दैवा बहुत ज्यादा गुस्से में थे और वो तुरंत ही कुलशेखरा के सिपाहियों को खत्म करना शुरू करते हैं। यहाँ हमें गुलिगा दैवा के ढेर सारे रूप देखने को मिलते हैं, लाइक स्वामी वराहमूर्ति, रुद्र गुलिगा, राहु गुलिगा, तंत्र गुलिगा, कत्तलेकाना गुलिगा, नेत्तरा गुलिगा, अग्नि गुलिगा और स्वामी राजा गुलिगा। एक पॉइंट पे पजेस्ड बड़ में उसी दैवा वाली पिट में जाता है, देन उससे बाहर निकालता है और अंततः वो कुलशेखरा को निपटा देता है। फिर एकदम से मायाकारा आके बड़मे को रोकते हैं, जिससे उसका पोजीशन खत्म होता है और बड़मे अपने होश में आता है। तो यस, गुलिगा दैवा कांतारा को ना से बचा लिए थे, बल्कि वो कुलशेखरा और उसके लोगों को खत्म भी कर दिए थे। लेकिन इस युद्ध में क्षति दोनों साइड हुआ था, मतलब कांतारा के लोग भी कई लोग खत्म हुए थे और उधर तो राजा ही मर गया। बेसिकली पिछले कुछ दिनों में जो एक छोटा मोटा बॉन्ड बन रहा था राज्य और कांतारा के लोगों के बीच, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। तो इसके बाद हमें कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जिससे क्लियरली हमें पता चलता है कि दोनों साइड बहुत ज्यादा क्षति हुई है। कांतारा में खत्म हुए लोगों को दफनाया जा रहा है, वहीं कुलशेखरा के शव को चिता दी जा रही है। इस पॉइंट पे राजशेखरा भी अपने होश में आ जाते हैं और वो पाते हैं कि उनका बेटा खत्म हो चुका है। वो बहुत ज्यादा गुस्साते हैं कि आदमी को भी समाप्त कर देते हैं और चिता को आग भी देते हैं। अब ऐसा सिचुएशन में कनकावती भी काफी उदास थी और फिर कुलशेखरा के लास्ट राइट वगैरह परफॉर्म होते हैं, जिसके बाद राज्य के मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करी जाने लगती है। लेकिन शिवलिंग में एक क्रैक आ जाता है एंड इट क्लियरली डिपिक्टेड कि भगवान खुश नहीं है राज्य से। ऋषि मुनि कहते हैं कि पहले हमें भगवान को ही खुश करना पड़ेगा, उसके बाद ही ब्रह्म कलशा हो सकता है। ये सुन के राजकुमारी कनकावती डिसाइड करती हैं कि वो खुद कांतारा के लोगों से मिलेंगी और सब कुछ सॉर्ट आउट करेंगी। बस फिर क्या था, कनकावती कांतारा जाती हैं अपने कुछ गार्ड्स के साथ और जैसे ही ये लोग एरिया में एंटर करते हैं, गार्ड्स को तो कांतारा के लोग निपटा देते हैं। वो लोग कनकावती पे हमला नहीं करते क्योंकि वो लोग औरत और बच्चे पे हमला नहीं करते थे। अब कनकावती इनके सामने झुकती है, इनसे क्षमा मांगती है और वो कहती है कि वो पश्चाताप करने आई है। उसे खुद दुख है कि उसके भाई ने किस तरह के कुकर्म करे थे और अब वो एक शांति का प्रस्ताव लेकर आई है। कनकावती के हिसाब से आज के बाद कांतारा के जो लोग हैं वो बांग्रा राज्य के लोग से अलग नहीं होंगे, सब एक समान होंगे। इसका प्रतीक ये होगा कि कांतारा के जो दैवा हैं उन्हें बांग्रा राज्य में जो मंदिर बन रहा है उसके बाहर स्थापित किया जाएगा। अब दोस्तों, कर्नाटका के अंदर जो दैवा की प्रथा होती है, वहां ये चीज बहुत फेमस है कि दैवा जो होते हैं वो किसी मंदिर के अंदर, किसी घर के अंदर ऐसे नहीं बैठते, रादर वो नेचर में होते हैं, खुले में होते हैं और इसीलिए मंदिर के बाहर उन्हें स्थापित किया जाएगा। अब बड़ में ऑफ कोर्स इसके लिए मना करता है, सेइंग कि दैवा कनकावती के साथ नहीं जाएंगे। और ऐसे में कनकावती पूछती है कि ये बात बड़ में बोल रहा है या फिर दैवा खुद बोल रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये कि भूता कोला करवाओ, दैवा से खुद पूछ लो कि क्या वो उसके लिए तैयार है कि नहीं। तो यस, ये बात अब दैवा से ही पूछी जाएगी, जिसके लिए भूता कोला किया जाता है। वहाँ दैवा कहते हैं कि रिलेशनशिप को सुधारने के लिए एक बार बांग्रा राज्य के लोगों को भी मौका देना चाहिए। बस फिर क्या था, दैवा का जो स्टोन्स थे उन्हें यहाँ से ले जाया जाता है और बांग्रा राज्य में जो मंदिर बन रही थी उसके बाहर स्थापित कर दिया जाता है। इसके बाद मंदिर का भी ब्रह्म कलश हो जाता है। यहाँ ये काफी बड़ी फेस्टिवल जैसी बन गई थी, एक सेरेमनी जैसी थी जहां सभी लोग खुश थे, गरीबों को खाना दिया जा रहा था, उनमें कपड़ा बांटा जा रहा था। इस फेस्टिविटीज में कदम्बा के दूत वगैरह भी आए हुए थे और यहाँ एक रथ यानी चैरियट भी बनता है। इस चैरियट को कौन बनाता है? कांतारा के लोग। ओवरऑल अब सब के बीच यूनिटी थी और सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गए थे, मतलब कि जो कांतारा के लोग हैं और राज्य के लोग अब एक हो गए थे। बड़ में भी यहाँ बांग्रा राज्य को उनका पोर्ट वापस कर देता है, बस एक शर्त रखता है कि स्लेव्स को वो छोड़ देंगे, फ्री कर देंगे जो भी स्लेव्स हैं राज्य में। तो हाँ, स्लेव्स को फ्री करवा के, दैवा को स्थापित करवा के, फेस्टिविटीज में शामिल होके बड़ में अपने लोगों के साथ और जो स्लेव्स फ्री हुए थे उनके साथ वापस से कांतारा लौट आता है। ये लोग वापस जंगल में आ गए थे और यहाँ जश्न मनाने लगते हैं क्योंकि जो राइवलरी चली आ रही थी वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो गई थी, और एटलीस्ट ऐसा वो सोच रहे थे। ऐसा इसलिए बोल रहा क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि कहानी यहीं पे खत्म हो गई है, सब कुछ अच्छा हो गया है, तो नहीं, एक फाइनल ट्विस्ट अभी बाकी है। तो ये सब हो जाने के बाद राजशेखरा जब अपने महल में सो रहा होता है तो उसके बेड पे एक बोर आता है। अब बोर ऑफ कोर्स पंजुर्ली दैवा को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो बोर है वो राजशेखरा को उसके सभा की ओर ले जाता है, उसके थ्रोन की तरफ लेके जाता है। अब थ्रोन पे मायाकारा था जो कि राजशेखरा पे चिल्लाता है कि तुम जिस तरह का पाप किए हो और जिस तरह का पाप करने जा रहे हो उसको धोया नहीं जा सकता, भले ही तुमने दैवा को स्थापित क्यों न कर लिया हो। ऐसे अधर्म को दैवा स्थापना से छुपाया नहीं जा सकता। अब इसके बाद अचानक से राजशेखरा की नींद खुलती है, मतलब उसका ये सपना था, लेकिन हम सब जानते हैं
कि सपना नहीं था, दैव आए थे उसके सपने में। दूसरी तरफ बर्मे काफी खुश था क्योंकि कांतारा में शांति और जश्न का माहौल था। इनफैक्ट बर्मे को तो ऐसा भी फील होता है कि उसकी माँ उसके साथ है। वो बर्मे को गाइड करती है और बताती है कि मुसीबत अभी टली नहीं है। क्यों? क्योंकि कदबा ट्राइब के जो लोग हैं वो अब भी अपने रिचुअल्स कर रहे हैं। इनफैक्ट कदबा के लोगों के रिचुअल्स के कारण आसपास के जो पेड़ पौधे थे वो मुरझाने लगे थे और अगली सुबह तक तो कांतारा के जो सारे छोटे बच्चे थे वो बीमार होके बेहोश पड़ गए थे, मानो किसी तरह का पैंडेमिक हो। अब इस पॉइंट पे रिवील होता है असली ट्विस्ट। दरअसल कनकावती कहीं ना कहीं कदबा ट्राइब के साथ मिली हुई थी और वो जानबूझकर ये शांति प्रस्ताव लाई थी। क्यों? ताकि दैवा को कांतारा से उठा के बांगर राज्य लाया जा सके और वहां पे कैद किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जो दैवा है वो कांतारा के लोगों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। और दैवा लोगों को कैद कैसे किया गया था? वेल, कदबा लोगों के रिचुअल्स का इस्तेमाल करके। और कदबा ट्राइब के लोग ऐसा खुल के कर पाए क्योंकि अब तो दैवा बांग्रा राज्य में स्थापित थे, जो कि किसके अंदर था? ऑफ कोर्स राजशेखरा के अंदर या फिर कनकावती के अंदर। कनकावती को भी ईश्वर दे टोटा यानी कि वो गार्डन ऑफ ब्लूम चाहिए था। इनकी पूरी फैमिली को वही चाहिए, कांतारा चाहिए, मतलब कुलाशेखरा को भी वही चाहिए था, राजशेखरा को भी वही चाहिए और राजशेखरा के जो पिता थे उनको भी यही चीज चाहिए थी। और ऐसे ही सब लोग अपनी जिंदगी बर्बाद किए हैं, ये भी करेगी। बेसिकली जो राजा का पूरा वंशज था ये सब लोग ही गलत थे और सबका मकसद एक ही था। कनकावती भले खुद को अच्छा दिखा रही थी लेकिन उसके मन में भी सिर्फ खोट था। ये सब एक बहाना था, ढोंग था। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब कनकावती का जन्म हुआ था तो उसके हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे, राइट? वेल, उस टाइम पे राजशेखरा अपनी बेटी को कदबा की एक एल्डर लेडी को सौंप दिए थे जो कि अपना दूध कनकावती को पिलाई थी। एंड ऑफ कोर्स ये ट्राइब कुछ रिचुअल्स वगैरह भी किए होंगे जिसके कारण ही कनकावती आज इतनी हेल्दी है, सब कुछ ओके है। तो एक तरह से कदबा ट्राइब की जो वो एल्डर लेडी है वो कहीं ना कहीं कनकावती की माँ जैसी हो गई और इसलिए कनकावती कदबा ट्राइब के साथ मिलके कांतारा को खत्म करना चाहती है या उसे हथियाना चाहती है। और कदबा ट्राइब का तो आप जानते ही हैं, उन्हें दैवा की शक्ति चाहिए। कनकावती क्लियर कहती है कि जो दैवा थे कांतारा लोगों के, उन्हें तो हम रिचुअल्स वगैरह करके कैद कर दिए हैं, तो अब वो तो बचाने नहीं आएंगे। रही बात कि कोई और बड़े दैवा अगर आ सकते हैं बचाने, कोई और बड़ी शक्ति अगर आती है तो कदबा वाले रिचुअल्स करके उन्हें भी रोकेंगे, बर्मे को कंट्रोल में रखेंगे। कैसे रखेंगे कंट्रोल में? वेल, मैंने आपको एक सीन याद रखने को कहा था जब बर्मे कनकावती के साथ गया था एक रूम में, उसकी दासिया उसके बाल को, उसके नेल्स वगैरह को टच कर रही थी। वेल, वो दासिया बर्मे के बाल को काट ली थी, उसके नाखून वगैरह को काट ली थी और इन्हीं सामग्री का इस्तेमाल करके काला जादू किया जा रहा था। तो यस, इनका प्लान पूरी तरह से सेट था। वहीं दूसरी तरफ कांतारा के जो लोग थे वो बर्मे के साथ मिलके फाइनल फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। वहां इनके बीच और बांग्रा राज्य के बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो जाती है। ये लड़ाई बहुत ज्यादा तगड़ी थी और बांग्रा राज्य के पास बढ़िया एरोस थे, बढ़िया मशीनरी थी, बट स्टिल कांतारा के लोग ना सिर्फ लड़ते हैं बल्कि जीतने भी लगते हैं। कैसे? वेल, इनके पास सनकप्पा था जो कि लिटरली बांग्रा राज्य का सब कुछ बनाया था, जो कि अब इनका साथ दे रहा था। तो इनके लिए भी वो बहुत अमेजिंग टूल्स बनाया था और वॉल्स अगर वो खुद बनाया है राज्य का तो गिरा भी सकता है। लिटरली पेड़ में आग लगा लगा के ये लोग लॉन्च कर रहे थे और दीवारों को तोड़ रहे थे। इनके साथ बूबा, उनका बेटा भी था, देन एक फनी सोल्जर था, वो भी था। मतलब ये सब लोग एक साथ हो गए थे कांतारा वाले लोगों के साथ एंड ये लोग लड़ रहे थे राज्य के सैनिक से। तो हाँ, इनिशियली ऐसा लगता है कि कांतारा वाले लोग शायद लड़ाई हार जाए, लेकिन ये लोग हारते हारते जीतने लग जाते हैं। ये जो पूरी वॉर सीन है वो देखने लायक है, आपको थिएटर में देखनी चाहिए। वहीं कनकावती और राजशेखरा तो काला जादू में लगे हुए थे और उनका कहना था कि सूर्यास्त तक किसी तरह उन्हें रोको क्योंकि उसके बाद हमारी पावर्स बढ़ेगी एंड फिर हम आएंगे। वहां जैसे ही सूर्यास्त होता है राजशेखरा और कनकावती के अंदर आत्मा आती है। इनफैक्ट राजशेखरा के अंदर तो उसके पिता की आत्मा आ गई थी। कनकावती उन्हें अज्जा कह रही थी, अज्जा बोले तो ग्रैंडफादर। वहां ये दोनों पजेस्ड हालत में थे और इनकी शक्तियां मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई थी। ऐसे में दोनों चैरियट पे बाहर आते हैं और गाजर मूली की तरह कांतारा वाले लोगों को काटना शुरू कर देते हैं। यहाँ बिरमे खुद पजेस्ड राजशेखरा से लड़ता है लेकिन बिरमे भी उसके सामने टिक नहीं पाता। ऐसा लगता है मानो अंत नजदीक है, लेकिन तभी मायाकाड़ा बीच में आता है और वो अपने स्टिक से राजशेखरा को रोकता है। मायाकाड़ा कहता है कि वो ज्यादा देर तक राजशेखरा को रोक नहीं सकता और इतने देर में बर्मे को जाना है, दैवा की पावर को हासिल करना है। मतलब बर्मे का काम है दैवा को बुलाना और ये काम कैसे होगा? वेल, बर्मे को उस जगह पे जाना होगा जहां दैवा आए नहीं है बल्कि वहां रहते हैं। कौन सी जगह है ये? ऑफ कोर्स वही पिट। उस पिट के अंदर दैवा रिसाइड करते हैं और माँ गंगे ही बर्मे को रास्ता दिखाएगी। बस फिर क्या था, बर्मे तुरंत उस पिट के पास जाता है, देन पानी में फ्लो होते हुए गंगे के रास्ते से वो कहीं ना कहीं पिट के अंदर कूदता है और पिट के अंदर कुछ स्टोन्स गिरते हैं जहां से एक गुफा निकल जाती है। इस गुफा के अंदर बर्मे जाता है
और वहां अंदर एक शिवलिंग था जिसके ऊपर गंगा का पानी गिर रहा था। अब इसी रास्ते पे अंदर जाने पे बड़मे को लिटरली ब्रह्म राक्षस दिख जाता है और इस राक्षस के सर पे तिलक वगैरह था। यहाँ बड़मे और इस राक्षस के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ राक्षस ऑब्वियसली ओवर पावर कर रहा था, बट देन बड़मे शिवलिंग के पास वाला त्रिशूल उठा लेता है एंड देन एक नाग सांप बड़मे के आसपास उसको घेर लेता है, उसके शरीर पे चला आता है। बड़मे की आंख चमकती है और उसका अवतार शिव जी जैसा लग रहा था, एज इफ उनका कोई गणा हो। और ऐसे में जो ब्रह्म राक्षस था वो खुद ही बड़मे को नमन करता है। इससे हम समझ पाते हैं कि जो ब्रह्म राक्षस था या जो भी राक्षस है ये भी शिव जी का एक गणा ही है जो कि इस जगह पे रखता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस जगह पे कितने दैवा रिसाइड करते होंगे। दूसरी तरफ राजशेखरा फाइनली मायाकाड़ा को ओवरपावर करता है और कनकावती उसे समाप्त कर देती है। अब मायाकाड़ा नॉर्मल इंसान की तरह नहीं मरता, बल्कि धूल में एक आग बन के खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। अब इस पॉइंट पे कनकावती कहती है कि वो दैवा के पत्थर को कांतारा के खून से रंग देंगी। अभी एकदम आसमान से आग का गोला निकलता है और इस आग से दो लोग निकलते हैं। एक तो ऑफ कोर्स बड़मे जो कि पजेस्ड हालत में था, उसके अंदर दैवा थे, और दूसरा हुली दैवा यानी कि टाइगर। यहाँ जो आग लगती है उससे हवा में बोर सिंबल बनता है। बोर ऑफ कोर्स पंजुर्ली दैवा को सिग्निफाई कर रहा है। एंड दिस टेल्स अस कि पंजुर्ली दैवा का प्रकोप बरसने वाला था। पजेस्ड बड़मे सीधा राजशेखरा को खत्म करने जाता है, लेकिन तभी कनकावती सामने आ जाती है, ये कहते हुए कि तुम एक औरत पे तो हाथ नहीं उठाओगे। ये सुन के बड़मे हंसता है और अपने अंदर एक देवी को बुला लेता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मां सनकेबाड़ा यानी चामुंडी रूप को बुलाया जाता है और बड़मे ठीक वैसे ही एक्ट करता है चामुंडी अवतार की तरह, और वो कनकावती को समाप्त कर देता है। देखा जाए तो अब उसके अंदर दुर्गा माँ या काली माँ जैसा कोई अवतार आ गया था, कोई देवी आ गई थी, और उसी अंश के कारण मां चामुंडी के रूप में वो कहीं ना कहीं कनकावती को समाप्त कर पाया। फिर अगले ही क्षण वो राजशेखरा को भी निपटा देता है, मतलब एकदम एक सेकंड में जाता है और उसे भी खत्म कर देता है। देखा जाए तो यहाँ अधर्म का नाश हुआ और बड़मे जब चिल्लाता है, वो जो रोर है उसमें हम सही में दो लोगों की आवाज सुन पाते हैं, मेल फीमेल दोनों की। ये आखिरी सीन बहुत ही नेक्स्ट लेवल था दोस्तों, जहां हमें भगवान का अवतार और दैवीय रुद्र रूप देखने को मिलता है। अब मूवी के एंडिंग सीन में कांतारा के अंदर वापस से कोला होता है और यहाँ हम दो परफॉर्मर्स को देखते हैं। एक मेल परफॉर्मर था और एक फीमेल परफॉर्मर था। इन दोनों में एक बड़मे भी था। मतलब यहाँ बड़मे भूता कोला कर रहा होता है, वन ऑफ द पर्सन होता है, और यहाँ दैव को वापस से स्थापित किया जाता है। कोला के बाद बड़मे उसी जगह पिट में कूदता है और गायब हो जाता है, और तब से वो जगह वो ऐसी बन गई है जहां पे जो परफॉर्मर होता है वो कई बार आता है और गायब हो जाता है। तो फिल्म की कहानी हैदराबाद की है, जहां हम 15 तारीख की रात को डॉक्टर श्याम कथू नामक बूढ़े इंसान को देखते हैं जो कि एक साइकियाट्रिस्ट हैं, और श्याम पुलिस स्टेशन आए हुए हैं। यहाँ वो एसआई के पास रिपोर्ट दर्ज करवाने आए थे क्योंकि उनकी पोती लापता है। एसआई श्याम को बैठने कहता है, वहीं वो खुद एक और केस में बिजी था जिसमें एक बड़े मिनिस्टर का कुत्ता चोरी हो गया था और इस कुत्ते का नाम बेबी था। मिनिस्टर की जो बेटी थी वो बिना इस कुत्ते के यानी बिना बेबी के खाना तक नहीं खाएगी, और इसलिए बेबी को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए मिनिस्टर एसआई पे काफी प्रेशर डाल रहा था। अब यहाँ से सीन एक दिन पहले की दिखाई जाती है जब श्याम अपनी पोती निधि के साथ एक प्ले देखने गए थे, और ये प्ले बड़बड़िक के ऊपर था। अब जिन्हें बड़बड़िक के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि बड़बड़िक महाभारत का सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था। वो घटोत्कच का पुत्र था और इसीलिए भीम का पोता भी माना जाता है। कहा जाता है कि बड़बड़िक के पास 3 ऐसे बाण थे जिनसे पूरी दुनिया का पल भर में विनाश किया जा सकता था। पहला बाण किसी भी चीज पर निशाना लगाता था, दूसरा बाण उस निशान को मिटा देता था, और तीसरा बाण उन सब चीजों को मार देता था जिन पर पहले बाण ने निशाना लगाया हो। मतलब अगर बड़बड़िक अपने तीनों बाण को छोड़ दिया होता तो इससे पूरी सेना एक पल में खत्म हो सकती थी। भगवान कृष्ण ने जब ये समझा कि अगर बड़बड़िक युद्ध में लड़ाई करेगा तो वो उस पक्ष के साथ होगा जो कमजोर होगा, और इससे महाभारत का पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाएगा, तब कृष्ण जी ने उसका शीश दान मांग लिया। बड़बड़िक ने बिना झिझक अपना सर दान कर दिया और शीश का दानी कहलाया। कहते हैं उसका सर पूरे महाभारत युद्ध को एक पहाड़ी से देखता रहा, और इसीलिए उसे सबसे सच्चा साक्षी माना जाता है। सो यस, इस प्ले में भी यही दिखाया जा रहा था कि कैसे बड़बड़िक एक क्षण में पूरे युद्ध को खत्म कर सकता था। अब प्ले के दौरान निधि बाहर चली जाती है और उसके कुछ देर तक ना लौटने पे श्याम भी बाहर जाते हैं। श्याम को निधि बाहर ही मिल जाती है, और इस पॉइंट पे एक सॉन्ग के माध्यम से हमें इनके बारे में बताया जाता है। दरअसल निधि के मॉम डैड एक एक्सीडेंट में खत्म हो गए थे, और तब से निधि के दादाजी यानी
यानी श्याम ही उसका ख्याल रखते हैं। एनीवेज 15 तारीख की सुबह निधि स्कूल गई, वहीं श्याम अपने एक साइकियाट्री सेमिनार में जाते हैं जहां वो लोगों को उनके डर पे जीत पाने का सीख देते हैं। उसी रात जब वो घर वापस आए तो निधि घर पे नहीं थी और ऐसे में श्याम इधर उधर पूछताछ करने के बाद पुलिस स्टेशन गए थे। नाउ प्रेजेंट में पुलिस स्टेशन के अंदर चंद्रा नामक एक पुलिसमैन आता है जो कि बेहोशी हालत में लाया जाता है। दरअसल चंद्रा जब भी किसी मृत शरीर को देखता है तो वो बेहोश हो जाता है और फिलहाल भी उसके साथ ऐसा ही हुआ था। इसके बाद एसआई श्याम की केस लेते हैं और यहाँ एसआई का बर्ताव ऐसा था मानो वो श्याम वाली केस में इंटरेस्टेड नहीं है। स्टिल वो चंद्रा को ये केस असाइन करते हैं क्योंकि कहीं न कहीं चंद्रा उनका होनहार पुलिस वाला तो नहीं है। ऑल्दो चंद्रा जो कि अब होश में आ चुका था वो श्याम की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। श्याम चंद्रा को बताते हैं कि निधि एक स्मार्ट वॉच पहनती थी तो शायद वॉच से लोकेशन ट्रैक किया जा सकता है। ऐसे में चंद्रा तुरंत लोकेशन ट्रैक करवाता है और लोकेशन आता है गौलीगुड़ा एरिया के नियर कोटी जो कि एक खराब इलाका था। दोनों तुरंत उस इलाके में जाते हैं जहां इन्हें एक घर के अंदर निधि की वॉच मिलती है जो कि एक रैंडम बंदे के पास थी। ये बंदा बताता है कि उसे पास ही में एक जगह पे वॉच गिरी हुई मिली थी। इनफैक्ट ये बंदा चंद्रा और श्याम को उस जगह पे भी लेके जाता है। फॉर्चुनेटली इस जगह पे एक सीसीटीवी कैमरा थी, यानी अगर सीसीटीवी के फुटेज को देखा जाए तो शायद आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे निधि के साथ क्या हुआ। नाउ इस पॉइंट पे कहानी कुछ नए कैरेक्टर्स पे शिफ्ट होती है। इनफैक्ट कहानी प्रेजेंट टाइम से 15 दिन पहले की दिखाई जाती है। यहाँ हम राम और देव से मिलते हैं जो कि बचपन के दोस्त हैं और ये दोनों किसी दासन्ना नामक गुंडे के अड्डे पे आते हैं। दासन्ना ड्रग्स का धंधा करता था जहाँ वो कुत्तों की मदद से ड्रग्स सप्लाई करता था। आई मीन ऊपर से डिफरेंट ब्रीड डॉग्स का धंधा लगेगा लेकिन असल में अंदर में चल रहा होगा ड्रग्स का खेल। खैर देव यहाँ अपने दोस्त राम को काम दिलाने आया था और काम वही था, ड्रग्स बेचने का। दासन्ना और देव की बातों से हम समझ पाते हैं कि देव दासन्ना से 30 लाख रुपए ले रखा है और दासन्ना देव पे पैसे लौटाने के लिए प्रेशर डाल रहा है। अब इस पॉइंट पे मैं आपको दो बातें बता देता हूँ। पहली बात ये कि देव को जुए खेलने की आदत थी, यानी कि हाथ में पैसे आते ही वो कसिनो जाके सारे पैसे हार जाना था, तभी तो उस पे 30 लाख का कर्ज चढ़ गया है। दूसरी बात ये कि देव के माता पिता नहीं थे और तब से देव को पद्मा नाम की एक लेडी पाली है जिसे देव दीदी कह के पुकारता है। पद्मा काफी पावरफुल लेडी है जिनके डिफरेंट बिजनेसेस हैं। लाइक मेन 2 बिजनेस है, ढेर सारे कैब्स चलवाना और दूध बेचने का। पद्मा का अपना एरिया है जहां उसकी बहुत चलती है और इन जनरल पद्मा काफी उसूलों के साथ अपना धंधा करती हैं। सो दासन्ना यहाँ देव से कहता है कि अगर देव पद्मा से बात करके उनके एरिया में दासन्ना को धंधा करने की इजाजत दिलवा दे तो दासन्ना देव के 30 लाख रुपए माफ कर देगा। खैर इसके बाद हम देव को पद्मा के पास देखते हैं और इनकी बातों से क्लियर था कि पद्मा देव को काफी मानती है। अब पद्मा की एक बेटी भी थी जिसका नाम महालक्ष्मी है और देव महालक्ष्मी को पसंद करता था। जब पद्मा को ये बात पता लगती है तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उनका मन ही था कि उनकी बेटी महालक्ष्मी की शादी देव से हो जाए। नाउ वी टॉक अबाउट राम। वेल उसे अमेरिका या कनाडा जाना था लेकिन वहां जाने के लिए उसे चाहिए थे 30 लाख रुपए। राम के पास इतने पैसे नहीं है और इसीलिए वो दासन्ना के पास काम लेने आया था। राम के पास यूं तो इंजीनियरिंग की डिग्री थी लेकिन फिलहाल वो पार्ट टाइम कैब चलाता था और ये कैब पद्मा की ही थी जिसे कभी देव चलाता और कभी राम। तो एक दिन राम उस ऑफिस में गया था जो कि उसे पैसे लेके यूएस या कनाडा भेजती और यहाँ राम की मुलाकात वहीं के एक एम्प्लॉय से होती है जिसका नाम सत्या था। राम को सत्या एक ही नजर में पसंद आ जाती है और फॉर्चुनेटली उस दिन सत्या राम के कैब में ही बैठ के घर जाती है। ऐसे में दोनों में बातें होती हैं और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं। राम सत्या को अपनी माँ से भी मिलवाता है। इनफैक्ट राम उसे देव और महालक्ष्मी से भी मिलवाता है। अब एक दिन राम सत्या के करीब आने की कोशिश करता है लेकिन एकदम से सत्या परेशान होकर रिएक्ट करती है। इनफैक्ट वो राम को थप्पड़ तक मार देती है। बाद में सत्या राम को बताती है कि जब वो 8 साल की थी तो उसके माता पिता गुजर गए थे। तब वो एक अंकल के साथ थी जो कि उसके साथ गलत किए थे और तब से सत्या को इंटीमेसी से प्रॉब्लम है। लेकिन जब से राम उसकी जिंदगी में आया है सत्या को फिर से अच्छी जिंदगी जीने के होप आए हैं। सो यस, भले सत्या राम को थप्पड़ मारी थी लेकिन वो रिएक्शन सत्या के ट्रॉमा की वजह से था क्योंकि रियलिटी में तो वो राम को बहुत पसंद करती है। अब यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ डॉक्टर श्याम और चंद्रा सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और उसमें कुछ गुंडे निधि को उठा ले जाते दिख रहे थे। पुलिस तुरंत ही इन गुंडों को पकड़ती है और पिटाई खाने के बाद गुंडों का कहना था कि निधि किसी लड़के के साथ बाइक पे उस एरिया में आई थी। शाम 7 बजे वो लड़का और निधि कोटी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी के पास थे जब बारिश शुरू हुई। ऐसे में दोनों बारिश से बचने के लिए रुक गए और तभी लड़का निधि के गाल पे किस किया। इससे निधि गुस्सा होकर उसे थप्पड़ मार दी एंड देन वहां से भाग गई थी। तब ये किडनैपर निधि को पकड़ लिए और ये निधि के साथ गलत करने वाले थे लेकिन समहाउ निधि बच के भाग निकली और इस हाथापाई में निधि की ड्रेस भी थोड़ी फट गई थी। सो बेसिकली इन गुंडों को भी नहीं पता था कि फिलहाल निधि कहाँ है।
अब इन गुंडों के पास से डॉक्टर श्याम को निधि की बैग मिल गई थी और इस बैग में प्रेमचंद मुखर्जी द्वारा बड़बड़िक पे लिखी गई एक किताब थी जो कि गिफ्ट रैप्ड थी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पिछली रात बड़बड़िक वाले प्ले के बाद डॉक्टर श्याम इसी किताब को ढूंढ रहे थे, बट सिंस ये किताब अब पब्लिश नहीं होती है तो उन्हें किताब नहीं मिली। ऐसे में निधि अपने दादाजी श्याम के लिए ये किताब ढूंढते हुए उस एरिया के लाइब्रेरी में गई थी और इसीलिए वो उस लड़के के साथ बाइक पे उस एरिया में आई थी। मतलब ये लड़का निधि का दोस्त तक नहीं था, बस निधि उससे हेल्प ले रही थी। नाउ निधि को वो किताब मिल भी गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली निधि अब खुद ही लापता है। अब श्याम यहाँ किताब पे लाइब्रेरी का स्टाम्प देख लेते हैं और वो तुरंत उस लाइब्रेरी में जाते हैं। लाइब्रेरी की सीसीटीवी फुटेज में श्याम क्लियरली उस बंदे को देख पाते हैं जिसके साथ निधि लाइब्रेरी आई थी। इस लड़के का नाम प्रदीप था और वो भी निधि के स्कूल का ही एक स्टूडेंट था। डॉक्टर श्याम तुरंत प्रदीप के पिता के पास जाते हैं जो कि बताते हैं कि प्रदीप अपने फ्रेंड के घर पढ़ने गया है, लेकिन असलियत तो ये थी कि प्रदीप अपने फ्रेंड के घर पे नशे कर रहा था। जो भी हो, डॉक्टर श्याम यहाँ प्रदीप के पिता के साथ प्रदीप को ढूंढते हुए उसके घर पे जाते हैं और यहाँ प्रदीप बताता है कि हाँ, वो निधि को उस एरिया में बुक खरीदवाने ले गया था, लेकिन बुक खरीद के वापस जाते वक्त बारिश आ गई। बारिश के कारण वो लोग एक जगह पे रुके जहाँ प्रदीप निधि के गाल पे उसे किस किया और ऐसे में निधि उसे थप्पड़ मार के निकल गई। इसके कुछ देर बाद जब प्रदीप उस एरिया से निकल रहा था तो वो निधि को एक कैब में बैठते देखा था और भले प्रदीप को कैब का नंबर याद नहीं है, लेकिन उसे इतना जरूर याद है कि कैब के बैक ग्लास पे एक बुल वाली स्टिकर थी। अब यहाँ कहानी फिर से पास्ट में जाती है और देव राम वाली स्टोरी लाइन पे फोकस करती है। तो देव यहाँ दासन्ना को अपनी दीदी पद्मा से मिलवाने आता है और दासन्ना झूठ कहता है कि वो पद्मा के एरिया में कुत्तों का धंधा करना चाहता है, लेकिन पद्मा को पता था कि दासन्ना ड्रग्स का धंधा करता है और ऐसे में वो दासन्ना को ना सिर्फ थप्पड़ मारती है बल्कि अपने एरिया में धंधा करने की अनुमति नहीं देती। यहाँ पद्मा देव पे भी भड़कती है कि देव बिना लोगों के बैकग्राउंड जाने उन्हें यहाँ ले आता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पद्मा को अब तक ये नहीं पता है कि देव खुद भी दासन्ना के लिए ड्रग्स बेचने का काम करता है। अब थप्पड़ खाने के बाद दासन्ना और भी भड़क गया था। इनफैक्ट वो देव से एक हफ्ते के अंदर उसके 30 लाख लौटाने कहता है। वहीं राम की बात की जाए तो उसकी अमेरिका जाने की एप्लीकेशन सत्या तैयार कर दी थी और अब उसे बस 30 लाख रुपए जमा करने थे और सब कुछ सेट हो जाता, लेकिन राम के पास फूटी कौड़ी नहीं थी और ऐसे में देव और राम एक प्लान बनाते हैं। राम कैब चलाते वक्त एक आदमी से मिला था जो कि हाल में ही 30 लाख रुपए विड्रॉ किया था। ऐसे में राम और देव उस आदमी के घर पे लेजर लाइट पॉइंट करते हैं, देन उसे कॉल लगा के ऐसे एक्ट करते हैं मानो ये लोग उस पे स्नाइपर तान दिए हैं। लेजर लाइट्स को स्नाइपर समझ के आदमी डर जाता है और वो पैसे बैग में रख के अपने घर के नीचे गिरा देता है। राम और देव पैसे कलेक्ट कर लेते हैं, जिसके बाद राम फौरन 5 लाख उस एजेंसी में जमा करवा देता है जो कि उसे अमेरिका भिजवाएगी। वहीं देव बाकी के सारे पैसे जुए में लगाता है इस उम्मीद में कि वो पैसे डबल कर लेगा, लेकिन एज एक्सपेक्टेड वो सारे पैसे हार जाता है। अब तक दासन्ना का देव को दिया हुआ वक्त भी खत्म हो गया था और दासन्ना अपने पैसे के लिए सीधा पद्मा के पास जाने वाला था। इनफैक्ट दासन्ना तो पद्मा को देव के काले करतूतों के बारे में भी बताने वाला था और इससे डर के देव किसी तरह दासन्ना से एक और दिन का वक्त मांगता है। वहीं राम को भी जल्द ही बाकी के 25 लाख जमा करवाने थे ताकि वो अमेरिका जा सके। उसके पास भी एक हफ्ते का वक्त था। अब उस रात देव किसी खंडर जैसी जगह पे था जब राम वहाँ एक बक्सा लेके आता है। इस बक्से में मिनिस्टर का कुत्ता बेबी था। जी हाँ दोस्तों, राम बेबी को किडनैप कर लिया था और इसके बदले मिनिस्टर से 50 लाख रुपए मांग रहा था। मिनिस्टर अपने एक आदमी से पैसा भिजवाता है, लेकिन यहाँ पुलिस और एसआई भी छुप के इस जगह पे थे। राम मिनिस्टर के आदमी से पैसे वाला बैग दीवार के उस पार फेंकने कहता है। वहीं कुत्ते को एक बैग में डाल के एक स्पेसिफिक जगह पे रखा गया था। देव अपने लेजर से कुत्ते वाले बैग पे पॉइंट कर रहा था एंड अगेन ये लोग स्नाइपर वाली ब्लफ खेल रहे थे। अब मिनिस्टर का आदमी जब बैग फेंकता है तो ये बैग दीवार पे ही अटक जाती है। इसी बीच पुलिस वाले लेजर के सोर्स पे गोली चलाते हैं जिससे देव भागता है। अंततः बैग मिनिस्टर के आदमी के साइड ही गिर जाती है और पुलिस वाले बेबी को उठा लेते हैं। इन शॉर्ट राम और देव को पैसे तो नहीं ही मिले, साथ ही बेबी भी अब पुलिस के हाथ में है। इनफैक्ट पुलिस वाले ये भी ढूंढ लेते हैं कि यहाँ किडनैपर्स के पास कोई स्नाइपर नहीं है, रादर लेजर्स है जिससे वो पॉइंट करते हैं। तो हाँ, राम और देव का मिशन पूरी तरह से फेल हो चुका था। अब दोस्तों इस सब भगदड़ के बीच हमें एक हुडी पहना आदमी दिखाया जाता है जो कि किसी स्कूल के बच्ची की लाश लेकर शमशान में जाता है। वो शमशान में काम करने वाले आदमी को गन दिखाता है, देन उसे कुछ पैसे देता है ताकि काम करने वाला आदमी इस लाश को मशीन में जला दे। अब शमशान वाला बंदा फ्यूज उड़ने का बहाना बना के बाहर जाता है और बस ड्राइवर को फोन लगाता है। कौन सा बस ड्राइवर? वेल उस बस ड्राइवर को जो कि उस स्कूल के बस को चलाता है जिसकी ड्रेस ये बच्ची की लाश पहनी थी। शमशान वाला आदमी बस ड्राइवर को बता देता है कि तुम्हारी स्कूल की एक बच्ची की लाश कोई लेके आया है और वो लाश जलवाना चाहता है। ऑफ कोर्स ये लाश किसी और की नहीं बल्कि निधि की थी और ऐसे में बस ड्राइवर तुरंत डॉक्टर श्याम को कॉल लगाता है क्योंकि उसे पता था कि श्याम की पोती निधि लापता है। दरअसल श्याम ही इस बस ड्राइवर को आज कॉल करके पूछताछ किए थे कि वो निधि को घर पे ड्रॉप किया था कि नहीं। तो ऐसे
में इस बस ड्राइवर को सब कुछ पता था। दूसरी तरफ अगर डॉक्टर श्याम और चंद्रा की बात की जाए तो उन्हें एक कैब दिखता है जिसके पीछे वाले मिरर पे बुल का साइन था। पता करने पे वो पाते हैं कि ये साइन पद्मा की कंपनी का है, यानी पद्मा के जितने हंड्रेड्स ऑफ कैब्स हैं सब पे ये बुल साइन रहता है। इसका मतलब ये कि निधि इन सैकड़ों कैब्स में से किसी में भी बैठी हो सकती है। तभी डॉक्टर श्याम को बस ड्राइवर का कॉल आता है जो कि उन्हें शमशान वाली बात बताता है। ऐसे में डॉक्टर श्याम और चंद्रा तुरंत शमशान जाते हैं, लेकिन जब तक वो पहुंचते हैं शमशान वाला आदमी बॉडी में आग लगा चुका था और बॉडी जल चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, दिस मीन्स कि निधि ना सिर्फ खत्म हो गई बल्कि उसकी लाश भी जला दी गई है। शमशान वाला बंदा उस हुडी वाले बंदे के प्रेशर में बॉडी जलाया, वरना हुडी वाला बंदा उसे ही खत्म कर देता। ना जो हुडी वाला बंदा ये सब करवाया था वो अपने कैब में यहाँ से निकल चुका था। ऑल्दो डॉक्टर श्याम जब शमशान आए थे तो कैब निकल ही रही थी और डॉक्टर श्याम कैब का नंबर याद कर लिए थे। अब यहाँ में भगवान कृष्ण और बर्बरिक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ भगवान कृष्ण बर्बरिक से अपने पहले बाण का इस्तेमाल करने कहते हैं, यानी टारगेट पे निशाना लगाना। मैं आपको बता दूं कि ये सीन सिग्निफाई करता है कि कैसे डॉक्टर श्याम अब बर्बरिक की तरह गुनहगारों का खात्मा करेंगे। इनफैक्ट फिल्म के दौरान निधि हमेशा अपने दादाजी श्याम को अपना बर्बरिक मानती थी। खैर, तो आगे हम पद्मा के यहाँ सेलिब्रेशन देखते हैं जहाँ देव और महालक्ष्मी के शादी की तैयारी चल रही थी। तभी दासन्ना के आदमी चुपके से देव को उठा लेते हैं क्योंकि उन्हें अपने 30 लाख रुपए चाहिए थे। दासन्ना पद्मा को कॉल करके देव के बारे में सब कुछ बताने का प्लान कर रहा था और इससे देव की शादी भी टूट जाती। लेकिन इससे पहले वो ऐसा करता, टीवी पे न्यूज आती है कि एक पुलिस वाला 1 किलो ड्रग्स पकड़ लिया है जो कि दासन्ना का माल था और इस माल की कीमत थी 1 करोड़ रुपए। ये न्यूज सुन के दासन्ना रिवील करता है कि माल सिर्फ 1 केजी नहीं बल्कि 10 किलो था, यानी कि वो पुलिस वाला मीडिया में भले 1 किलो दिखाया है लेकिन बाकी का 9 किलो माल भी उसके पास होगा और शायद वो ऑफिसर उस माल को खुद बेच के पैसे छापने का प्लान कर रहा है। ये न्यूज सुन के देव दासन्ना से कहता है कि वो दासन्ना का बाकी माल उस ऑफिसर से छुड़ा के ले आएगा, बदले में दासन्ना उसका कर्ज माफ कर दे, देन उसे कुछ पैसे दे दे और देव का भांडा फोड़ भी ना करे। दासन्ना इसके लिए मान जाता है और वो देव को आखिरी मौका देता है। दूसरी तरफ चंद्रा पद्मा के यहाँ एक वर्कर बन के जाता है और कहता है कि वो उनके सारे कैब्स पे टेफ्लॉन कोटिंग कर देगा। पद्मा चंद्रा को काम दे देती है और काम करते करते ही चंद्रा रिकॉर्ड्स में उस कैब नंबर को ढूंढता है जिसे डॉक्टर श्याम शमशान के बाहर निकलते देखे थे। ये कैब और कोई नहीं बल्कि राम और देव चलाते हैं, यानी कि निधि को खत्म करने के पीछे इन्हीं दो में से किसी एक का हाथ है। चंद्रा यहाँ देव और राम की पूरी खबर निकाल के डॉक्टर श्याम को देता है एंड डॉक्टर श्याम कुछ तो प्लान करना शुरू करते हैं। यहाँ हमें फिर से भगवान कृष्ण और बर्बरिक वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ बात दूसरे बाण की होती है जिससे अपने शत्रु को पहचान के उस पर टारगेट लॉक किया जाएगा। ना डॉक्टर श्याम अगले ही दिन राम की माँ से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपका बेटा कैसे कैसे गलत काम करता है। ये सब सुन के राम की माँ रोती है क्योंकि उन्हें लगता था कि राम हमेशा अच्छे काम ही करता है और उस रात वो राम पे नजर रखना शुरू करती है। वहीं राम तो देव के साथ उस ऑफिसर के घर से ड्रग्स चोरी करने का प्लान बना रहा था। राम की बातें उसकी माँ सुन लेती है और वो समझ जाती है कि राम कुछ तो गलत काम करने वाला है। वो रोते हुए राम को कोसती है और उसे निधि की फोटो दिखा के पूछती है कि क्या वो इस बच्ची को जानता है। निधि की फोटो देख राम अजीब बिहेव करता है। इनफैक्ट राम की माँ को तो उसके कैब से निधि की आईडी कार्ड भी मिल गई थी। ऐसे में फाइनली राम रिवील करता है कि निधि के साथ क्या हुआ। तो उस रात जब राम मिनिस्टर के कुत्ते को किडनैप करके लाया था तब देव भी किसी को किडनैप करके लाया था एंड शी वाज नन अदर देन निधि। जी हाँ दोस्तों, गुंडों से बचने के बाद निधि देव के कैब को ही रोकी थी फॉर लिफ्ट और देव को लगा कि निधि अमीर खानदान से है, इसलिए वो निधि को किडनैप करके उस खंडर जैसी बिल्डिंग में ले आया था। राम यहाँ देव को इसके लिए मना करने लगा लेकिन देव राम को चालाकी से नशे की दवा देके बेहोश कर दिया। देव का कहना था कि एक बार मिनिस्टर से 50 लाख मिल जाए फिर वो निधि को छोड़ देगा। अब मिनिस्टर वाला गेम तो पलट गया था, यानी इन्हें फूटी कौड़ी नहीं मिल पाई थी और कुत्ता भी हाथ से गया। ऐसे में नशे में देव नीचे जाता है जहाँ वो निधि को बांध के रखा था। देव पाता है कि निधि समहाउ बंधन से खुद को आजाद कर ली थी और कहीं दिख नहीं रही थी। ऐसे में देव घबरा जाता है और निधि तो पास में ही छिपी हुई थी और वो देव पे हमला करती है। देव पलटवार करता है और इजिली निधि को ओवरपावर कर जाता है। इनफैक्ट यहाँ वो निधि के फटे ड्रेस को देख के निधि के साथ गलत करता है। जी हाँ, बचाव में निधि एक कुल्हाड़ी से देव के सीने पे हमला करके भागती है लेकिन देव सेम कुल्हाड़ी निधि की तरफ फेंकता है जो कि सीधा उसके सर पे लगती है। इससे निधि खत्म हो जाती है और तभी राम नीचे आता है जो कि निधि को मृत देखता है। राम घबरा जाता है लेकिन देव रोते हुए कहता है कि राम लाश को ठिकाने लगाने में उसकी मदद करे। देव और राम लाश को उठा के कार की डिक्की में रखते हैं और इसी प्रोसेस के दौरान देव चुपके से राम की रिकॉर्डिंग कर लेता है जिसमें वो लाश उठा रहा था। इसके बाद लाश को कैसे ठिकाने लगाया गया ये तो आप जानते ही
है। I mean, वो हुडी वाला बंदा देव ही था जो कि शमशान में मशीन के अंदर लाश जलवा दिया। अब इस सब के बाद देव जो राम की रिकॉर्डिंग किया था ना, उससे वो राम को ब्लैकमेल करने लगा ताकि राम उसकी मदद करे। किस काम में मदद? वेल, ऑफिसर के घर से ड्रग्स छुड़ाने में। इसलिए राम फिलहाल देव की मदद कर रहा है, वरना निधि वाले इंसिडेंट के बाद वो देव से हर रिश्ता तोड़ना चाहता था। सो यस, ये सब पता लगने के बाद राम की माँ डॉक्टर श्याम को ये सब कुछ बताती है। इनफैक्ट श्याम को वो वीडियो भी दिखाती है जो कि देव बना लिया था। I mean, जिसमें राम निधि की लाश को उठा रहा था। राम की माँ श्याम से प्रार्थना करती है कि वो राम को सजा ना दे, सजा देना ही है तो देव को दे। यहाँ हमें फिर से भगवान कृष्ण और बड़बड़िक वाली सीन दिखाई जाती है, जहाँ भगवान कृष्ण बड़बड़िक को तीसरा बांध देते हैं जिससे शत्रु को खत्म किया जा सके। खैर, इसके बाद हम देव और राम को देखते हैं जो कि मिनिस्टर के घर चोरी करने जाते हैं। राम अपनी इंजीनियरिंग स्किल से होम ऑटोमेशन को तोड़ता है और घर के अंदर ड्रग्स लोकेट कर लेता है। अब ऑफिसर के फोन पे अलर्ट आता है कि उसके घर में ब्रेक इन हुआ है और ऐसे में ऑफिसर पास वाले होटल से अपने घर की तरफ आने लगता है। राम और देव ऑफिसर तक को ट्रैक कर रहे थे और इससे पहले ऑफिसर अपने घर में आता, राम ड्रग्स लेके निकल चुका था। अब राम चालाकी से ड्रग्स का एक पैकेट घर में ही छोड़ दिया था। देन पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि ऑफिसर के घर पे ड्रग्स है। ऐसे में पुलिस भी 5 मिनट में ऑफिसर के घर पे आ गई और ये जो पुलिस आई थी वो इस ऑफिसर को ड्रग्स के साथ रंगे हाथों पकड़ ली। यानी दोस्तों, एक तीर से 2 निशाना लगा। ना सिर्फ राम और देव को ड्रग्स मिल गया, बल्कि जो ऑफिसर दासन्ना का ड्रग्स पकड़ा था वो भी खुद ड्रग्स के ही केस में फंस गया। इन दोनों के काम से दासन्ना बहुत खुश था और वो इन्हें पैसे देने के लिए तैयार था। यहीं पे सीन कट होता है। नाउ नेक्स्ट सीन अगले दिन की थी, जहां पास की नदी से एक लाश मिलती है और ये लाश थी देव की। जी हाँ दोस्तों, जब पद्मा को ये पता चलता है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है। इसी के पैरेलल में दासन्ना के आदमी राम को उठा लेते हैं और उसे पीटने लगते हैं। राम अकेले दासन्ना के कई आदमियों को पीट देता है एंड देन वो दासन्ना से पूछता है कि आखिर वो लोग उसे क्यों मार रहे हैं। इस पे दासन्ना बताता है कि जो ड्रग्स वो और देव दासन्ना को लौटाए थे वो रियल ड्रग्स नहीं बल्कि आटा था। जी हाँ दोस्तों, कोई तो ड्रग्स बदल दिया था और ऐसे में अब राम को पता लगाना होगा कि रियल ड्रग्स किसके पास है। राम फ्रस्ट्रेट होकर बाहर चाय की टपरी पे बैठता है जहाँ चंद्रा भी था। चंद्रा राम से कहता है कि तुम ड्रग्स के बारे में सोच रहे हो ना? वेल, उसे और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी माँ बदली है। जी हाँ दोस्तों, ये सब श्याम और चंद्रा का प्लान था और फाइनली हमें बताया जाता है कि ये खेल कैसे खेला गया। दरअसल ऑफिसर के घर से ड्रग्स चुरा के जब देव कैब में भाग रहा था तब उसके कैब के सामने राम की माँ आती है। देव उन्हें लिफ्ट दिया और माँ जी देव को एक मेडिकल शॉप से दवा लाने को बोली। जब तक देव दवा लाने गया तब तक वो ड्रग्स बदल दी और रियल ड्रग्स वो श्याम के पास पहुंचा दी। अब चंद्रा रिवील करता है एक नया ट्विस्ट। दरअसल निधि के साथ गलत करने वाला और उसे समाप्त करने वाला देव नहीं बल्कि राम था। जी हाँ दोस्तों, देव भले निधि को किडनैप करके लाया था लेकिन वो निधि के साथ गलत नहीं किया था, बल्कि ये सारा कांड राम का था। अब चंद्रा और डॉक्टर श्याम को ये कैसे पता चला? वेल, जब राम की माँ डॉक्टर श्याम को वो वीडियो दिखाई थी जिसमें राम लाश को डिक्की में रख रहा था, तो उस वीडियो में डॉक्टर श्याम ध्यान देते हैं कि राम के सीने पे चोट के निशान थे। अगर आपको याद हो तो राम अपनी कहानी में ये बताया था कि निधि कुल्हाड़ी से देव के सीने पे मारी थी, तो फिर निशान राम के सीने पे कैसे था? इन शॉर्ट दोस्तों, राम यहाँ गलत किया था और वो देव का नाम फंसा रहा था कि देव वो सब कांड किया है। मतलब किया सब कुछ राम ही था, बस अपने आप को देव से रिप्लेस कर दिया उस पर्टिकुलर एक्ट में। अब क्योंकि राम ही निधि को मारा था और देव उसकी मदद किया था लाश को ठिकाने लगाने के लिए, तो देव राम की रिकॉर्डिंग भी कर लिया था और वो इसी रिकॉर्डिंग से राम को ब्लैकमेल करने लग गया था। ऐसे में राम प्लान बनाया कि वो देव को भी रास्ते से निकाल देगा। कैसे निकालेगा? वेल, वो दासन्ना के साथ मिलकर देव को तब खत्म कर दिया जब ये लोग ड्रग्स लेके दासन्ना के पास गए थे और फिर देव की लाश को पानी में फेंक दिया गया। तभी तो देव की लाश पानी में मिली, क्योंकि देव को मारने का काम भी राम का ही था। चंद्रा यहाँ राम को कोसता है कि वो कितना घिनौना इंसान है और उसकी माँ को जब सब कुछ पता चलेगा तो वो शर्म से मर जाएंगी। ये सब सुन के राम बहुत गिल्टी फील करता है और वो ऑटो पकड़ के इस जगह से निकल जाता है। अब कहानी में आता है एक और ट्विस्ट। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर श्याम एक साइकियाट्रिस्ट है और फिल्म के शुरुआत में वो एक सेमिनार लेने गए थे, राइट? वेल, इस सेमिनार में सत्या भी आई थी, वही सत्या जो कि राम की फिलहाल गर्लफ्रेंड है। तब से डॉक्टर श्याम सत्या की काउंसलिंग कर रहे हैं ताकि सत्या अपने जीवन में हुए उस बुरे इंसिडेंट से आगे बढ़ सके जो कि उसके साथ उसके अंकल किए थे। डॉक्टर श्याम फिलहाल सत्या के साथ ही थे और उससे कहते हैं कि अब वो हील हो चुकी है, लेकिन कभी फ्यूचर में वो ऐसे दरिंदे से मिले जो कि फिर कुछ गलत करे तो सत्या को एक खास चीज का इस्तेमाल करना होगा। ये कह के श्याम सत्या को एक बॉक्स देते हैं। तभी यहाँ राम आता है जो कि बहुत गिल्टी फील कर रहा था और वो अपने कुकर्मों के बारे में सत्या को बता देता है। ये सुन के सत्या शॉक्ड थी और उसका ट्रॉमा वापस आता है। गुस्से में वो उस बॉक्स को खोलती है जो कि उसे डॉक्टर श्याम दिए थे और इस बॉक्स में थी एक
पिस्टल। सत्या पिस्टल उठाती है और राम पे गोली चला देती है। राम सत्या से माफी मांगता है, लेकिन सत्या राम पे फाइनल गोली चला के उसे समाप्त कर देती है। तभी यहाँ पद्मा आती है और वो अपने आदमियों से कहती है कि राम की मौत का केस सत्या पे नहीं आना चाहिए, मतलब इस लड़की को प्रोटेक्ट करना है। सो यस, देखा जाए तो राम के मरने से ना सिर्फ डॉक्टर श्याम को अपना बदला मिला, बल्कि पद्मा को भी अपना बदला मिल गया, क्योंकि देव को तो राम ही मारा था। इनफैक्ट ये सब बदले का खेल और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर श्याम का रचा हुआ था। वो बिल्कुल बड़बड़िक की तरह शत्रु पे निशाना लगाए, देन असली पापी को ढूंढे और फिर उसे खत्म किए। अब यहाँ आता है मूवी का फाइनल ट्विस्ट। हम डॉक्टर श्याम को हॉस्पिटल जाते देखते हैं, जहाँ हॉस्पिटल के एक बेड पे निधि बेहोश लेटी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, निधि जिंदा है। और यहाँ हमें बताया जाता है कि उस रात जब देव निधि को लेकर शमशान वाले आदमी के पास गया था, तब निधि खत्म नहीं हुई थी, रादर उसकी सांसें चल रही थी। ऐसे में शमशान वाला आदमी चालाकी से निधि की लाश को एक दूसरे लाश से बदल दिया था और वो दूसरे लाश को ही जलाया था, जिससे लगे कि हाँ, निधि की लाश को जलाया गया है। जब डॉक्टर श्याम वहाँ पहुंचे थे तो शमशान वाला आदमी उन्हें उनकी पोती यानी निधि को सौंप दिया और तब से निधि अस्पताल में है। ऑल्दो सर पे चोट लगने के कारण वो फिलहाल कोमा में है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिस आदमी की लाश को निधि की जगह जला दी गई थी, वो भी कोई रैंडम बंदा नहीं था, रादर वो एक भिखारी था जिसे निधि फिल्म के स्टार्ट में खाना खिलाई थी। बारिश की वजह से उसकी जान चली गई थी और उसकी ही लाश को निधि से स्विच किया गया। बेसिकली निधि जो एक अच्छा काम की थी, वही आखिरी वक्त में निधि के काम आया, भले खत्म होके ही। एनीवेज, निधि का यहाँ ऑपरेशन किया जाता है ताकि उसे बचाया जा सके और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली निधि को होश आता है और वो अपने दादाजी को देख के बड़बड़ी कहती है। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, फिल्म में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जहाँ पद्मा गुस्से में अपने आदमियों के साथ दासन्ना के अड्डे पे जाती है और वो दासन्ना को निपटा देती है। देन यहाँ से 1000 किलो ड्रग्स मिलता है और एसआई इस ड्रग्स को पकड़वाने का सारा क्रेडिट चंद्रा को देता है। इनफैक्ट चंद्रा को ना सिर्फ अवार्ड मिलेगा बल्कि एसआई भी बना दिया जाएगा। यहाँ पे फाइनली फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी त्रिबाणधारी बड़बड़िक फिल्म की कहानी और फिल्म की कहानी एकदम सिंपल सी है। आई मीन यहाँ कुछ और एक्सप्लेन करने के लिए बचा नहीं है। स्टिल मैं थियरी सेक्शन में कुछ चीजों की बात कर लेता हूँ। सो त्रिबाणधारी बड़बड़िक टाइटल सीधा सिग्नल देता है कि ये कहानी 3 बाण रखने वाले वॉरियर बड़बड़िक की फिलॉसफी को आज के जमाने में ट्रांसलेट करती है। महाभारत वाले बड़बड़िक के पास 3 तीर थे। पहला निशाना लगाता, दूसरा असली दुश्मन को पहचानता और तीसरा उसका विनाश करता। ये फिल्म के नैरेटिव स्ट्रक्चर में मेटाफोर बन के घुस जाता है। इस लेंस को फिल्म सबसे ज्यादा डॉक्टर श्याम पे प्रोजेक्ट करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डॉक्टर श्याम का पहला तीर केस पर लगता है, दूसरा तीर ट्रुथ को मार्क करता है, यानी पहचानता है कि असली गुनहगार कौन है। मतलब हमें तो इनिशियली लग रहा था कि देव ही गलत किया है, लेकिन असली कल्प्रिट तो राम खुद था। और तीसरा तीर तब चलता है जब जस्टिस की ट्रिगर प्रेस होती है। इन शॉर्ट, मूवी का बड़बड़िक और कोई नहीं बल्कि मॉडर्न साइकोलॉजिकल बड़बड़िक है डॉक्टर श्याम। यहाँ एक शार्प सबवर्जन भी है। सत्या एक्चुअली श्याम का तीसरा बाण बन जाती है। श्याम उसे हील भी करता है और बिना लाउड एक्सपोजिशन के उसे इतना एजेंसी देता है कि फाइनल एक्ट में वो जस्टिस का फिजिकल इंस्ट्रूमेंट बन सके। देखा जाए तो डॉक्टर श्याम खुद हाथ नहीं उठाए, मतलब बड़बड़िक खुद हाथ नहीं उठाया, उसका तीर उठाता है। और उसका तीर कौन है? सत्या। सत्या को डॉक्टर श्याम मेंटली तैयार किए थे और एंड में वो जस्टिस डिलीवर करती है। ये चॉइस मोरली ग्रे लग सकती है, पर फिल्म यही कहना चाहती है कि कभी कभी न्याय को सिस्टम से बाहर निकलना पड़ता है, वरना पाप लूप होल्स में घुल मिल जाता है। एक और लेयर में फिल्म बड़बड़िक द विटनेस मोटिव को क्वाइटली मिरर करती है। महाभारत में शीश पूरे युद्ध का साक्षी था और यहाँ श्याम सीसीटीवी, साइकोलॉजी और लोगों की माइक्रो बिहेवियर्स के थ्रू साक्षी बनता है। वो हर चीज को देखता है, सॉर्ट करता है, फिर काम प्रिसिजन से डिसाइड करता है कि कौन सा तीर छोड़ना है। इसी पैरेलल में कर्मा लूप चलता रहता है। पद्मा को अपना दर्द का हिस्सा मिलता है, देव अपने चॉइसेस की कीमत चुकाता है, राम अपने पापों में फंसकर खत्म होता है और बच जाती है कौन? निधि। भले ही वो लाइफ सपोर्ट पे थी, लेकिन एंड में वो लौट आई। एंड दिस टेल्स अस कि अंधकार कितना भी गहरा हो, सच और निर्दोष पूरी तरह मिटते नहीं हैं। पोस्ट क्रेडिट में चंद्रा को क्रेडिट मिलना भी इसी लूप का हिस्सा है। बड़बड़िक के युद्ध में सोल्जर्स को अपना अपना फल मिलता ही मिलता है। तो फिल्म की कहानी 1989 में शुरू होती है, जहां हमें किष्किंधापुरी में सुवर्णमाया नामक रेडियो स्टेशन दिखाया जाता है। रेडियो स्टेशन के अंदर एक इंसेक्ट कांच तोड़ के अंदर घुसता है। तभी इन्हें किसी के रोने की आवाज आती है और ऐसे में 5 लोग आवाज का पीछा करते हुए नीचे एक कमरे में जाते हैं। वहाँ एकदम से इनके सामने 6th बंदा ऊपर से चोटिल हालत में गिरता है। देन यहाँ ढेर सारी असाधारण गतिविधियां होने लग जाती है। फिर एकदम से रेडियो ऑन हो जाता है और रेडियो से एक भूतिया आवाज इन लोगों का स्वागत करती है।
देन इनके नाम बुलाती है, सेइंग कि इन्होंने सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है। इसके बाद इस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और कमरे में गैस भरने लगता है। जब दरवाजा खुलता है तो हम इन 6 लोगों को समाप्त पाते हैं। इनफैक्ट जो इंसेक्ट रेडियो स्टेशन के अंदर आया था वही इन लोगों के सर के आर पार चला गया था, जिससे ये लोग खत्म हुए थे। फिर इनकी लाश क्रॉस स्वास्तिक वाले सिंबल बना के सजा दी गई थी। यहीं पे इंट्रो सीन कट होता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां हम एक ग्रुप से मिलते हैं जो कि लोगों को घोस्ट वॉकिंग टूर देता है। मतलब ऐसा ग्रुप जो कि टूरिस्ट्स को किसी हॉन्टेड स्पॉट पे लेके जाएगा और वहां की टूर देगा। इस ग्रुप में प्राइमरली 3 लोग थे जिनके नाम है मैथिली, राघव और सुमित। नाउ राघव का एंट्री सीन कुछ ऐसा होता है जहां एक बच्चा गलती से बंदर और उसके बच्चे को छेड़ देता है, जिससे ढेर सारे बंदर मेले में इंसानों पे हमला करने लग जाते हैं। ऐसे में राघव ना सिर्फ बंदरों को गलने देता है बल्कि वो एक बंदर के बच्चे को जलने से भी बचाता है। इससे सारे बंदर शांत होकर वापस चले जाते हैं और मेले में जो पूजा हो रहा था वहां के पुजारी राघव को एक भगवान श्री राम का कड़ा देते हैं, जिससे राघव को प्रोटेक्शन मिलेगा। इस कड़ा वाली बात को आप याद रखना क्योंकि इसका ही आगे काम होगा और इसीलिए मैंने आपको ये इंट्रो सीन बताया है। खैर इस सब के बाद सुमित और मैथिली अपने क्लाइंट्स को निर्बंध निलायम नामक जगह पे घोस्ट वॉकिंग टूर देने जाते हैं, जहां राघव भी पहुंच चुका था। इस जगह पे पहले से ही राघव, सुमित और मैथिली सेटअप किए थे, यानी कि टूरिस्ट को जबरदस्ती डराया जा रहा था। लाइक बेड को वायर से हवा में उठाना, साउंड्स लगाना स्पीकर से जो कि भूतिया आवाज होंगे, नकली ईएमएफ मीटर रखना और उसमें रीडिंग्स दिखाना, देन एक लड़की को भूत वाले गेटअप में तैयार करना ताकि टूरिस्ट्स को डराया जा सके एंड ऑल दैट। अब इन टूरिस्ट्स के बीच एक विहारी नामक बंदा था जो यूं तो खुद को घोस्ट हंटर बुलाता था, लेकिन वो खुद भूतों से डरता था। इनफैक्ट विहारी बार बार इनके घोस्ट वॉकिंग टूर पे आके इन्हें क्वेश्चन करता था कि ये लोग सब सेटअप करते हैं एंड टूरिस्ट के साथ फ्रॉड करते हैं। विहारी इन्हें गूगल पे खराब रिव्यूज भी देता था। जो भी हो, ये ग्रुप फिर से एक और टूर ऑर्गेनाइज करने जाता है और इसमें भी बाकी टूरिस्ट के साथ विहारी आ गया था। विहारी के अलावा यहाँ ताकी खोंदा वीरभद्रा नामक इंसान था जो कि टूर पे इसलिए आना चाहता था ताकि वो अपने स्वर्गवासी वाइफ से मिल सके जो कि 1 साल पहले खत्म हुई थी। देन यहाँ एक कपल थे, एक और लड़की थी और 2 मर्द थे जो कि ट्रेन ड्राइवर्स थे। विहारी यहाँ एक डब्बे से चिट निकालता है जो कि इनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन डिसाइड करेगा और ये जगह थी सुवर्णमया रेडियो स्टेशन। इस टूर पे राघव की टीम के साथ एक मोक्षा नाम की बच्ची भी जा रही थी जिसका ख्याल राघव और मैथिली रखते थे। बस फिर क्या था, अगले सीन में हम सभी को वैन से सुवर्णमया रेडियो स्टेशन पहुंचते देखते हैं। ये वही जगह है दोस्तों जिसे हमने फिल्म के स्टार्टिंग सीन में देखा था। ऑल्दो फिलहाल इस जगह की गेट पे रिलीजियस सील थी, मानो इस जगह को पूजा पाठ करके बंद किया गया है। राघव तुरंत यहाँ रखे त्रिशूल से ना सिर्फ सील को तोड़ देता है बल्कि यहाँ की लॉक को तोड़ के रेडियो स्टेशन का दरवाजा भी खोल देता है। इसी के पैरेलल में हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि पास के रेलवे ट्रैक से कोई बुरी आत्मा एक्टिव हुई है जो कि इस पे आ चुकी है। एनीवेज राघव यहाँ सबको अपने मन से बना के भूतिया कहानी सुनाने लगता है कि सुवर्ण और माया 2 ट्विन सिस्टर्स थी वगैरह वगैरह। और विहारी एज यूजुअल इन्हें क्वेश्चन कर रहा था कि इनकी कहानियां झूठ है। बातों बातों में ये वहां के रेडियो को ऑन करते हैं जिससे इनिशियली तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर एकदम से रेडियो ऑन होता है और इस जगह की लाइट जलने बुझने लगती है। फिर रेडियो से वही पहले सीन वाले भूतिया औरत की आवाज आती है जो कि डेट बताती है 9th of August 1989 और दिन वेडनेसडे। फिर ये आवाज यहाँ आए सभी लोगों को वेलकम करती है, देन कहती है कि रेडियो स्टेशन का अब रीब्रॉडकास्ट शुरू होगा एंड इन द एंड ये यहाँ आए लोगों को खत्म करने की बात करती है। अब ताकि होंडा वीरभद्रा को लग रहा था कि कहीं ये उसकी पत्नी तो नहीं, लेकिन बाकी लोग समझ गए थे कि इस बार पैरानॉर्मल रियल है। ऐसे में सभी बाहर भागते हैं लेकिन बाहर इनकी वैन में आग लग चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, इससे सभी डर जाते हैं और किसी तरह इस जगह से निकलते हैं। अब अगली सुबह हम इन्हें पास के ही गराज पे देखते हैं जहाँ इनके जले हुए वैन को उठाया जा रहा था और एकदम से ये वैन नीचे गिर जाती है। इसके बाद सुमित मैथिली और राघव से डर के कहने लगता है कि कैसे इन्होंने रेडियो स्टेशन जाके गलती करी है। नाउ जिस जगह पे ये लोग थे वहाँ एक बंदा इन्हें चाय पिला रहा था और वो सुवर्णमया रेडियो स्टेशन का नाम सुन के चौंक जाता है। बंदा क्लियरली कहता है कि जो कोई भी आज तक रेडियो स्टेशन गया है वो जिंदा नहीं बचा। ये बंदा इन सबको टर्मरिक वाटर से नहाने कहता है, देन अपने कपड़े जलाने कहता है, पंपकिन बांधने कहता है क्योंकि शायद इन रिचुअल से ये लोग बच सके, क्योंकि ऑफ कोर्स ये लोग भी रेडियो स्टेशन होके आए थे। बेसिकली इट वाज क्लियर कि वो जो रेडियो स्टेशन है वहाँ वाकई में कुछ तो पैरानॉर्मल है। ना उस रात हम उन 2 लोगों को देखते हैं जो कि ट्रेन चलाते थे और रेडियो स्टेशन वाली घोस्ट वॉकिंग टूर पे भी आए थे। ट्रेन चलाते वक्त इन्हें बीच रास्ते में रुकने का सिग्नल मिलता है और इसलिए दोनों ट्रेन रोकते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत इंजन की खिड़की पे इनसे कुछ खाने का मांगने आती है। इस औरत को देख दोनों डरते हैं क्योंकि इंजन काफी ऊंचा होता है, तो ये बूढ़ी औरत इतनी ऊपर तक आ कैसे गई, उसकी शक्ल खिड़की पे आ कैसे रही है। वेल हम व्यूअर्स क्लियरली देख पाते हैं कि बूढ़ी औरत हवा में लेविटेट कर रही थी। देन एकदम से इनके रेडियो पे उसी भूतिया औरत की आवाज आती है और ऐसे में दोनों ट्रेन चालक तेजी से ट्रेन को भगाते हैं। यहीं पे सीन कट हो जाता है। अब अगले दिन हम राघव और मोक्षा को साथ देखते हैं जहां राघव पाता है कि मोक्षा उस रेडियो स्टेशन से एक पर्स लेके आ गई थी
थी। इनफैक्ट सभी टूरिस्ट रेडियो स्टेशन से छोटी रेडियोज उठाए लाए थे एज सुवेनियर। तभी राघव को विहारी का कॉल आता है जो कि बताता है कि दोनों ट्रेन चालक रेलवे ट्रैक के पास समाप्त पाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सुन के राघव तुरंत घटनास्थल पे पहुंचता है जहां दोनों की लाश को इस तरह से रखा गया था कि अगेन क्रॉस स्वास्तिका सिंबल बने। पुलिस भी यहाँ आ चुकी थी और राघव को वहां की मिट्टी में कुछ अजीब दिखता है जिसे वो इग्नोर करता है। इसके बाद राघव तुरंत रेडियो स्टेशन वापस जाता है जहां उसे एक पुरानी न्यूज़पेपर मिलती है। देन बेसमेंट रूम में उसे कुछ सिलेंडर्स मिलते हैं जिनमें खतरनाक नर्व गैस रहा होगा। ऑल्दो फिलहाल ये सिलेंडर्स खाली थे। इतना ही नहीं, नीचे वाले कमरे में अजीब सिंबल्स भी बने हुए थे एज इफ यहाँ पास्ट में कुछ भयानक हुआ था। वहाँ राघव को एक बहुत पुरानी टॉर्च भी मिलती है जिसे वो उठा लेता है। नाउ राघव को जो न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिला था वो 1989 का था और ऐसे में राघव लाइब्रेरी के आर्काइव सेक्शन में जाके पुरानी 1989 वाली न्यूज़पेपर्स ढूंढता है। वहां राघव को न्यूज मिलती है कि कैसे ये रेडियो स्टेशन तबाह होकर बंद हो गया था। इससे राघव अनुमान लगाता है कि जो भी बुरी आत्मा इनके पीछे है वो जरूर उस रेडियो स्टेशन की वॉइस रही होगी और पास्ट में कुछ बुरा हुआ होगा। राघव ये भी बताता है कि यहाँ क्रॉस स्वास्तिक सिंबल का इस्तेमाल बार बार हो रहा है एंड इट्स नॉट अ रेगुलर स्वास्तिका जो कि प्योर सिंबल है। बस फिर क्या था, राघव प्लान करता है कि वो पता लगाएगा कि आखिर सुवर्णमाया रेडियो स्टेशन की वॉइस कौन थी। तभी अचानक इनके घर के अंदर का वो रेडियो बजने लगता है जिसे ये एज सुवेनियर उठा लाए थे और इस रेडियो में उसी भूतिया आत्मा की आवाज थी। वो कहती है कि उस रात ये 11 लोग रेडियो स्टेशन आए थे जिनमें से 2 तो खत्म हो गए हैं और अब एक एक करके बाकी 9 लोग भी निपट जाएंगे। अगला नंबर था ताकीहोंडा वीरभद्रा का। राघव तुरंत पता लगाता है कि वीरभद्रा कहाँ है और फिलहाल वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे था। राघव इस जगह पे जाने के लिए निकलता है। वहीं पैरेलल में वीरभद्रा साइट पे पी के नशे में था। इस साइट पे ऊपरी माले से आवाज आती है और साइट का मैनेजर उसे उस माले पे जाके चेक करने को कहता है। ऐसे में वीरभद्रा ऊपर जाता है। वहां उसे असाधारण गतिविधियां महसूस होती है और उसे एक लाल कपड़ा भी लटकता दिखता है। वीरभद्रा इस लाल कपड़े के पास जाता है और ऑलमोस्ट नीचे गिरने से बचता है। फिर एकदम से उसे अपनी पत्नी दिखती है जो कि अपने सर पे हैमर मार रही थी और फिर वो चिल्लाते हुए वीरभद्रा को धक्का दे देती है। इससे वीरभद्रा नीचे गिर के समाप्त हो जाता है और सेम टाइम पे राघव भी वहां पहुंचता है जो कि उसे बचा नहीं पाया था। वीरभद्रा के खत्म होने से उसके आसपास भी खून से क्रॉस स्वास्तिक वाला सिंबल बन गया था। अब इस पॉइंट पे राघव बहुत घबरा जाता है और वो सीधा उस चाय पिलाने वाले लड़के से मिलने जाता है। राघव की मुलाकात उस लड़के की अम्मा से होती है जो कि बताती है कि 35 साल पहले इस गांव के कुछ पढ़े लिखे लोग उस रेडियो स्टेशन को बनाए थे। रेडियो स्टेशन पे आवाज वेदावती नामक लड़की देती थी, लेकिन फिर एक अनहोनी हुई जिसमें न सिर्फ वेदावती खुद को समाप्त की बल्कि कुछ दिन बाद रेडियो स्टेशन के 6 फाउंडर्स भी खत्म पाए गए। तब से ही वो रेडियो स्टेशन हॉन्टेड है, बंद हो चुका है और वहाँ जो भी जाता है वो किसी न किसी तरह से खत्म हो जाता है। वहां से हमेशा आवाजें आती थी और ऐसे में गाँव वाले कुछ पुजारियों की मदद से उस रेडियो स्टेशन को सील करवा दिए। तब से वो जगह वीरान और हार्मलेस पड़ा हुआ है, लेकिन फिर उस सील को राघव खोल दिया और अब फिर से मौतें शुरू हो गई है। ये पता लगते राघव तुरंत मैथिली और सुमित के पास आके उन्हें ये बताता है। ये लोग उस रात की रिकॉर्डिंग देखते हैं जब इनकी ग्रुप सुवर्णमाया रेडियो स्टेशन गई थी और तब रेडियो स्टेशन में सबसे पहले वो 2 ट्रेन चालक एंट्री लिए थे। देन ताकीहोंडा वीरभद्रा अंदर गया था और इसी ऑर्डर में देखा जाए तो लोग भी समाप्त हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट एंट्री लिया था विहारी, लेकिन ध्यान से देखने पे इन्हें पता लगता है कि विहारी से पहले मोक्षा अपना एक पैर अंदर रखी थी, यानी कि हो ना हो अगली टारगेट मोक्षा ही होगी। बस फिर क्या था, राघव तुरंत मोक्षा के घर पे जाता है। वहीं मोक्षा के कमरे में असाधारण गतिविधियां शुरू थी। एक भूतिया हाथ मोक्षा को खींच लेता है। वहीं पैरेलल में राघव यहाँ पहुंच गया था जो कि मोक्षा का कमरा बंद पाता है। राघव किसी तरह स्विंग करते हुए कमरे का दरवाजा तोड़ के अंदर जाता है जहाँ मोक्षा लटक के खत्म होने वाली थी, लेकिन राघव उसे बचा लेता है। राघव यहाँ मोक्षा के पास से वो पर्स भी ले लेता है जो कि मोक्षा रेडियो स्टेशन से उठा ले आई थी। इस पॉइंट पे राघव सभी को बुलाता है, जो 8 लोग बचे हैं, और वो सब को लेके रेडियो स्टेशन जाने लगता है। जी हाँ दोस्तों, वो सभी से वो ऑब्जेक्ट्स लेता है जो कि ये लोग रेडियो स्टेशन से उठा लाए थे और फिर वो रेडियो स्टेशन के सामने जाके इन सब चीजों को जला देता है। फिर राघव चिल्ला चिल्ला के आत्मा को कन्फ्रंट करने लगता है, सेइंग कि इन सब को मत मारो क्योंकि रेडियो स्टेशन के अंदर मैं इन्हें लेके आया था, तो इन्हें बख्श दो और मुझे खत्म करो। होस्ट बिहाइंड के सामने आता है एंड काइंड ऑफ एक्सेप्ट करता है कि ठीक है, वो राघव को ही हंट करेगा। और यहाँ झटके से हमें कुछ फ्लैशबैक्स भी दिखाए जाते हैं जिसके बारे में मैं आपको वीडियो आगे बताऊंगा। बेसिकली इस घोस्ट का पास्ट है। फॉर नाउ यहाँ कुछ असाधारण गतिविधियां होती हैं, प्रूविंग कि वो इविल आत्मा इन्हें सुन रही है। और राघव को मोक्षा वाले पर्स में एक आदमी की फोटो भी मिलती है। इनफैक्ट हम व्यूअर्स इस घोस्ट को देख भी पाते हैं जो कि एक आदमी की घोस्ट थी, ना कि औरत की। बट द क्वेश्चन इज कि रेडियो से फिर औरत की आवाज क्यों आती है? इसका जवाब आपको आगे मिल जाएगा। खैर, यहाँ से राघव और मैथिली सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ वो पुलिसमैन संपत से 1989 वाली कत्लों की रिपोर्ट्स मांगते हैं। ये सुन के संपत थोड़ा अजीब रिएक्ट करता है, एज इफ उसे पता हो कि 1989 में एग्जैक्टली
क्या हुआ था। जो भी हो, एक पुलिस वाला बताता है कि 1989 में वेदावती नाम की एक औरत किसी आदमी के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने आई थी और ये रेडियो स्टेशन में 6 लोगों के समाप्त होने से पहले हुआ था। अब इससे पहले पुलिस वाला आगे कुछ बताता है, यहाँ के ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है जिससे बिजली चली जाती है। सब बिजली फिक्स करने में लग जाते हैं और इसी बीच वो आदमी का घोस्ट राघव पे हमला करता है। राघव यहाँ उस टॉर्च का इस्तेमाल करता है जो कि उसे रेडियो स्टेशन में मिला था और इस टॉर्च की रोशनी से ये भूत डर के भाग जाता है। इसके बाद राघव, मैथिली और सुमित मिलकर वेदावती के पिता के घर जाते हैं। वहाँ ये लोग वेदावती की माँ से भी मिलते हैं जो कि वेदावती के गुजर जाने के बाद मेंटली स्टेबल नहीं रही। वेदावती के पिता बताते हैं कि 1989 में जब वो खुद से समाप्त हुई थी तब 4 महीने में उसकी शादी होने वाली थी। तब से ये लोग वेदावती के कमरे में नहीं गए हैं और अगर राघव चाहे तो कमरा चेक कर सकता है। राघव तुरंत वेदावती के कमरे में जाता है जहाँ उसे एक ग्रुप फोटो दिखती है। ये शायद उस जगह की फोटो होगी जहाँ वेदावती पढ़ती थी और इस फोटो के कोने में हम एक आदमी को भी देखते हैं। अब दोस्तों, ये वही आदमी है जिसकी भूत इन्हें परेशान कर रही है, बट द क्वेश्चन इज कि ये आदमी है कौन। वेदावती के पिता को तो उसके बारे में नहीं पता था, लेकिन वो राघव को उस टीचर से मिलने बोलते हैं जो कि इस फोटो में थे, यानी जो वेदावती को और इस लड़के को भी पढ़ाते थे। मतलब टीचर को जरूर मालूम होगा कि वो लड़का कौन है। बस फिर क्या था, राघव, मैथिली और सुमित इस टीचर का पता लगा के उनसे मिलने जाते हैं और इनका नाम भूषण सर था। भूषण सर फिलहाल एक म्यूजिक शॉप चलाते थे और भूषण सर को इस लड़के के बारे में सब पता था। भूषण बताते हैं कि ये उनके ही क्लास का एक लड़का था जिसका नाम विश्रव पुत्रा था और वो हिस्ट्री और एपिक में काफी इंटरेस्ट रखता था। उसका जन्म एक ऐसी इविल रात को हुआ था जब पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा था। जन्म से ही उसका शरीर थोड़ा मुड़ा हुआ था, यानी वो एक नॉर्मल बच्चा नहीं था, दिव्यांग था। उसे रिकेट्स की बीमारी थी और इसका कोई इलाज भी नहीं था और ऐसे में विश्रव पुत्रा के पिता उसे बचपन से ही हेट करने लगे। लेकिन विश्रव पुत्रा की माँ उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो अपनी माँ के साथ समय बिताता, चेस खेलता और इन जनरल वो माँ के साथ बहुत खुश रहता था। एक दिन विश्रव पुत्रा के पिता उसकी माँ को धक्का दे देते हैं और ऐसे में विश्रव पुत्रा अपने पिता पे ही हाथ उठा देता है। वो कुछ भी सह सकता था, लेकिन कोई अगर उसकी माँ पे हाथ उठाए ये उससे कतई बर्दाश्त नहीं होता। अब इस पूरी घटना के कारण विश्रव पुत्रा के अंकल उसे भूषण सर के यहाँ पढ़ने भेज देते हैं। विश्रव पुत्रा वहीं पढ़ने लिखने लगा और वो हमेशा क्रॉस स्वास्तिक बनाता था। ऐसे ही वो बड़ा हुआ और एक दिन गाँव में अनाउंसमेंट हो रही थी कि पास में रेडियो स्टेशन ओपन हुआ है जिसके लिए उन्हें एक आवाज चाहिए थी। अब विश्रव पुत्रा की आवाज थोड़ी पतली थी और ऐसे में भूषण और उसकी माँ उससे कहते हैं कि वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। विश्रव पुत्रा को भी अपनी वॉइस पे थोड़ा कॉन्फिडेंस था और ऐसे में वो अपनी वॉइस सैंपल भेजता है और रेडियो वालों को उसकी आवाज बहुत पसंद आती है। फाइनली रेडियो पे अनाउंस होता है कि विश्रव पुत्रा ही इस रेडियो स्टेशन का नया होस्ट होने वाला है। विश्रव इससे बहुत खुश था और यहाँ हम समझ पाते हैं कि उसके क्लास में ही वेदावती नाम की एक लड़की थी जिसका फियांसे इस रेडियो स्टेशन का वन ऑफ द ओनर्स था। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब गांव में पोस्टर्स लगने वाले थे कि कौन इस रेडियो का वॉइस होगा और पोस्टर में समहाउ वेदावती का नाम था और उसकी फोटो थी, यानी समहाउ विश्रव को वेदावती से रिप्लेस कर दिया गया था और इससे विश्रव का दिल बैठ जाता है। गुस्से में वो रेडियो स्टेशन के 6 ओनर्स को कन्फ्रंट करने गया, लेकिन फिर वो कभी वापस दिखा ही नहीं। अब ये सब सुन के राघव और मैथिली गेस करते हैं कि जरूर वो 6 ओनर्स मिलकर विश्रव को खत्म कर दिए होंगे और इसलिए अब विश्रव की आत्मा सबसे बदला ले रही है। इनफैक्ट विश्रव का भूत फिल्म के स्टार्ट में जिन 6 लोगों को रेडियो स्टेशन में मारा था वो 6 लोग इस जगह के ओनर्स ही थे। अब दोस्तों, जैसा कि वीडियो के टाइटल में मैंने बताया है, फिल्म की कहानी में काफी ट्विस्ट्स हैं जो कि अब इस पॉइंट से शुरू होंगे, तो यहाँ से आप चीजों को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, विश्रव पुत्रा को मैं विश्रव करके बोल रहा हूँ क्योंकि वो काफी लंबा नाम है। खैर, तो ये कहानी जानने के बाद राघव, मैथिली और सुमित फिर से रेडियो स्टेशन जाने लगते हैं और रास्ते में इनकी कार से एक कुत्ता ठुक जाता है। ये लोग तुरंत कुत्ते को चेक करने जाते हैं और कुत्ता जहाँ पे गिरा था उस जगह पे शमशान थी। इस शमशान में भूषण सर का भी कब्र था। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब कि भूषण सर तो ऑलरेडी इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। देन ये लोग अभी किससे बात करके आए? टर्न्स आउट ये लोग विश्रव से ही बात करके आए थे जो कि भूषण सर के भेष में इन्हें अपनी अच्छी कहानी सुना रहा था। लेकिन सच्चाई तो कुछ और है जो कि आपको आगे पता चलेगा। जो भी हो, यहाँ विश्रव का भूत इन पे हमला करता है और इसी भाग दौड़ में मैथिली के हाथ से वो टॉर्च गिर के टूट जाता है जिससे विश्रव का भूत डरता था। यानी अब इनके पास बचने का कोई उपाय नहीं था क्योंकि ये टॉर्च लक्ष्मण रेखा की तरह थी जो कि अब नहीं रही। ये तीनों कार में भागते हैं लेकिन इनके कार के रेडियो पे विश्रव की आवाज आती है जो कि इनसे कह रहा था कि ये लोग बच के भाग नहीं सकते। तभी एकदम से एक ट्रक इनकी कार को ठोक देती है और इस एक्सीडेंट में सबको चोट आती है लेकिन मैथिली को थोड़ी ज्यादा चोट आती है। नाउ एक्सीडेंट के दौरान राघव को एक फ्लैशबैक भी आता है जहां बचपन में उसका ऐसा ही एक एक्सीडेंट हुआ था। राघव अपने पापा के साथ स्कूटर पे जा रहा था जब स्कूटर एक ट्रक से ठुक जाती है। इस एक्सीडेंट में राघव तो सब्जी वाले के पास जाके गिरा जिससे उससे चोट नहीं आई, लेकिन राघव के पिता नहीं बचे। इनफैक्ट वहां खड़ा एक आदमी भी चोटिल होकर समाप्त हो गया। खैर, कमिंग टू प्रेजेंट, अगले सीन में हम राघव को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां मैथिली एडमिटेड थी और राघव मैथिली के चोटिल होने से बहुत ज्यादा परेशान था। राघव मैथिली को सांत्वना देता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। इसके बाद राघव
राघव को ध्यान आता है कि जो बैक स्टोरी उसे भूषण सर यानी कि भूषण सर के रूप में जो विश्रव था उससे पता चली है, उसमें यह बताया गया कि वेदावती के सिलेक्शन वाली पोस्टर 28 जुलाई 1989 को लगी थी। उसी दिन विश्रव रेडियो स्टेशन गया था और वापस नहीं आया, लेकिन फिर रेडियो स्टेशन के ओनर्स 9 अगस्त को समाप्त हुए थे। इन दो इंसिडेंट्स में तकरीबन 12 दिन का गैप है, यानी इस 12 दिन में कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे विश्रव की आत्मा अब इतनी रिवेंजफुल बन चुकी है। अब इसी बीच विश्रव की आत्मा हॉस्पिटल आके मैथिली को पजेस कर लेता है और वो मैथिली से कहता है कि जरूर राघव के पास किसी तरह का प्रोटेक्शन है, क्योंकि वो उसके हर अटैक से समहाउ बच जा रहा है। ये प्रोटेक्शन और कुछ नहीं बल्कि राम जी वाला वो कड़ा था। जी हाँ दोस्तों, वही कड़ा जो कि राघव को मूवी के स्टार्टिंग सीन में पुजारी जी से मिला था, इसलिए मैंने आपको कहा था उसे याद रखना। याद है ना, मेले में लोगों को राघव बंदरों से बचाया था एंड ऑल। तो हाँ, इसीलिए विश्रव अब मैथिली को पजेस करने आया था, क्योंकि मैथिली ही राघव की कमजोरी बन सकती है। सो यस, मैथिली पूर्णतः पजेस हो जाती है और इस पॉइंट तक राघव ये भी रिड्यूस कर लिया था कि विश्रव उस पे ज्यादा हमला करता है जो उससे डरते हैं, और क्योंकि मैथिली डरती है तो वो जरूर उसके पीछे जाएगा। राघव फौरन मैथिली के कमरे में जाता है, लेकिन वो तो गायब थी। दूसरे वार्ड में जाने पर राघव को मैथिली पजेस्ड हालत में मिलती है, जहां वो कमरे की छत से लटक रही थी। मैथिली राघव पे हमला भी करती है, लेकिन राघव तुरंत पास में रखा सेडेटिव मैथिली में इंजेक्ट कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब हॉस्पिटल में ही राघव को गैस सिलेंडर्स दिखते हैं, जिससे उसे याद आता है कि उसे रेडियो स्टेशन में भी कुछ टॉक्सिक गैस सिलेंडर्स मिले थे। राघव तुरंत पता लगाता है कि इस एरिया में इस टॉक्सिक नर्व गैस सिलेंडर्स की डिलीवरी कौन करता है, एंड देन वो उस फैक्ट्री में जाता है। ये फैक्ट्री सुरेंद्र नामक इंसान का था और राघव उसे खोजने लगता है, क्योंकि जरूर सुरेंद्र को आइडिया होगा कि आखिर रेडियो स्टेशन में टॉक्सिक गैस सिलेंडर्स क्यों मंगवाए गए थे ड्यूरिंग 1989। यहाँ सुरेंद्र के वर्कर्स राघव पे हमला कर देते हैं, लेकिन राघव सबको कूट देता है। देन वो सुरेंद्र को पकड़ लेता है और इस जगह पे गैस लीक कर देता है। मतलब अगर सुरेंद्र सच नहीं बताएगा तो ये दोनों यहाँ समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में सुरेंद्र के पास कोई और उपाय नहीं बचता एक्सेप्ट कि वो राघव को सब सच बता दे। तो हाँ, अब सुरेंद्र बताएगा कि 1989 के दौरान एक्चुअली में क्या हुआ था। तो सुरेंद्र का भाई वाली अपने 5 दोस्तों के साथ रेडियो स्टेशन खोला था। वाली को वेदावती से प्यार था और जल्द ही इनकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन विश्रव उनकी जिंदगी बर्बाद कर दिया। ना सच्चाई ये थी कि विश्रव कभी भी रेडियो के वॉइस के लिए सिलेक्ट हुआ ही नहीं था। जी हाँ दोस्तों, वो एज भूषण झूठ बोला था, क्योंकि सच्चाई ये थी कि विश्रव ऑडिशन देने पे रिजेक्ट हुआ था। वहीं असल में वेदावती ही सिलेक्ट हुई थी और उसकी ही पोस्टर भी लगी। लेकिन इस बात से विश्रव इतना गुस्सा हुआ कि वो एक दिन रेडियो स्टेशन गया और वहां वेदावती पे हमला कर दिया। ऐसा वैसा हमला नहीं, रादर वो वेदावती के वस्त्र निकाल दिया। फिर वो उसकी साड़ी पहन के रेडियो स्टेशन के अंदर गया और 6 फाउंडर से लड़ने लगा। 6 लोग विश्रव को पीटे और बंदी बना लिए। वहीं वेदावती नग्न हो चुकी थी और वो गांव में भागी, जिससे सब उसे देखे और उसकी काफी बदनामी हुई। इसी बदनामी के कारण वेदावती गलत कदम उठाई थी आफ्टर सम डेज। और इस गुस्से में वाली, जो कि वेदावती से शादी करने वाला था, वो विश्रव को रेडियो स्टेशन के नीचे वाले कमरे में बंद करके रखा। देन वो सुरेंद्र से टॉक्सिक गैस लेके आया और धीरे धीरे इस कमरे में गैस छोड़ने लगा ताकि विश्रव तरफ तरफ के खत्म हो। वो विश्रव की आंख में टॉर्च मारता था और ये वही टॉर्च है दोस्तों जिससे विश्रव डरता भी है। ऐसे ही गैस की डोसेज बढ़ाते बढ़ाते एक दिन विश्रव समाप्त हो गया एंड दैट डे वाज अराउंड 9th of August। ये लोग विश्रव की लाश को किष्किंधापुरी रेलवे स्टेशन के नजदीक दफना दिए और समाप्त होते विश्रव भूत बन के आए और इन 6 फाउंडर्स को निपटा दिया। यानी कि दोस्तों विश्रव के साथ भले गलत हुआ था, लेकिन विश्रव खुद भी इविल था, जहां वो वेदावती की जिंदगी बर्बाद कर दिया था बिना किसी रीजन के, और खत्म होने के बाद तो वो कईयों की जान ले रहा है। दरअसल विश्रव की माँ तो उसे जन्म देते ही खत्म हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, विश्रव को बस उसके पिता पाले थे, जो कि उसे उतना पसंद नहीं करते थे। विश्रव हमेशा अकेला रहता था और नॉन लिविंग थिंग से बातें करता था। एक दिन उसे घर के संदूक में एक मिरर मिलता है और वो इस मिरर से बातें करने लगा। उसे ऐसा लगा कि मिरर में उसकी माँ उससे बात कर रही है और उसे अपने पास बुला रही है, प्यार दे रही है। तब से विश्रव हमेशा उस मिरर के साथ ऐसे रहता मानो ये मिरर नहीं बल्कि उसकी माँ है। मिरर के साथ चेस खेलना, घूमना, खाना खाना एंड ऑल दैट, ये सब विश्रव के पिता देख रहे थे और गुस्से में एक दिन वो उसके मिरर को फेंके थे। जी हाँ, ये वही सीन है जो कि हमें पहले ऐसा दिखाया गया था मानो वो विश्रव की माँ को धक्का दिए थे, लेकिन एक्चुअल में वो उसके मिरर को फेंके थे। वो अलग बात है कि विश्रव को ये लगा कि यहाँ उसकी माँ पे हाथ उठाया गया है, क्योंकि उसके लिए ये मिरर ही उसकी माँ थी। और ऐसे में विश्रव अपने पिता पे हाथ उठाया था। सिर्फ हाथ नहीं उठाया बल्कि उन्हें समाप्त ही कर दिया था। इसी घटना के बाद विश्रव को भूषण सर के स्कूल में उसके अंकल छोड़ के आ गए। इन शॉर्ट, विश्रव मेंटली स्टेबल कभी से नहीं था और इसी वजह से वो ऐसी हरकतें किया। सुरेंद्र ये भी बताता है कि आखिरी बार उसे अगस्त्य आश्रम के पुजारी कैद किए थे और वही लोग वापस से विश्रव को कैद कर सकते हैं। बस फिर क्या था, राघव और सुरेंद्र तुरंत अगस्त्य आश्रम जाते हैं और वहाँ के मेन पुजारी से मिलते हैं। पुजारी जी बताते हैं कि जिन्होंने पहले विश्रव को कैद किया था उनका नाम शर्मा जी था और वो अब इस दुनिया में नहीं है। पुजारी जी राघव
राघव के हाथ में रुद्राक्ष रख के सारी कहानी समझ जाते हैं और वो राघव की मदद करने की ठान लेते हैं। पुजारी जी बताते हैं कि विश्रव भले खत्म हो गया था, लेकिन उसकी मिरर अब भी इस दुनिया में है, जिससे वो काफी अटैच्ड है। शर्मा जी यानी जो पुराने पुजारी थे वो रेडियो स्टेशन को ही सील कर दिए थे, जिससे विश्रव की आत्मा अंदर जाके मिरर हासिल नहीं कर सकती थी। अब जिस दिन राघव और उसकी घोस्ट वॉकिंग टीम सील को तोड़ के रेडियो स्टेशन के अंदर गई, उस दिन इन्हें ये मिरर देखा भी था। जी हाँ दोस्तों, मैथिली को मिरर दिखा था, जिसपे एक कीड़ा देखकर वो मिरर को फेंकी और सभी लोग मिलके मिरर को तोड़ दिए। ना विश्रव के लिए मिरर नहीं बल्कि उसकी माँ जैसी थी, और इससे विश्रव गुस्सा हो गया। इसलिए वो इन सबको चुन चुन के खत्म करना चाहता है, क्योंकि उसके हिसाब से इन लोगों ने उसकी माँ को खत्म कर दिया। पुजारी जी बताते हैं कि अब विश्रव को सिर्फ त्रय विद्या से खत्म किया जा सकता है। त्रय विद्या बोले तो इंसान की 3 एनर्जीज होती है, विच आर डिजायर, स्पिरिट और एक्शन। इन तीनों को जोड़ के ही आत्मा बनती है, और फिलहाल विश्रव की ये तीनों एनर्जीज अलग है। तो अगर विश्रव की इन तीनों एनर्जीज को एक कर दिया जाए तो फिर उसे इस दुनिया से मुक्त किया जा सकता है या कैद किया जा सकता है। अब इन 3 एनर्जीज को एक कैसे किया जाए? वेल, विश्रव की हर एक एनर्जी किसी चीज से जुड़ी होगी और उन चीजों को ढूंढना होगा। ये काम कल सुबह 5:14 से पहले करना होगा, क्योंकि उस टाइम के बाद उत्तरायण खत्म होकर दक्षिणायन शुरू हो जाएगा, और दक्षिणायन शुरू होते ही विश्रव की पावर्स बढ़ जाएगी और फिर उसे रोका नहीं जा सकता। बस फिर क्या था, राघव पहले तो मैथिली को रेडियो स्टेशन लाता है, जहां पुजारी अपने सहयोगियों के साथ मैथिली को बांध के पानी में कैद करते हैं। जी हाँ, मैथिली अभी तक पजेस्ड है विश्रव से। देन राघव ऑब्जेक्ट्स ढूंढने जाता है, ऐसे 3 ऑब्जेक्ट्स जो कि विश्रव के डिजायर, स्पिरिट और एक्शन को सिंबलाइज करते हैं। ये लोग कई जगह ढूंढते हैं, लाइक रेडियो स्टेशन, रेलवे ट्रैक, देन विश्रव का जो ओरिजिनल पुराना घर था वहां, और घर पे इन्हें वो चेस सेट मिलता है जिसपे विश्रव बचपन में खेलता था। देखा जाए तो विश्रव इसी के साथ अपना बचपन बिताता था, यानी ये उसके स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। देन रेडियो स्टेशन के टावर के ऊपर जो रेडियो थी वो उसके डिजायर को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि विश्रव का मन था कि वो रेडियो जॉकी बने। राघव इन दोनों चीजों को कलेक्ट करता है, और इस सब के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स आती है, लाइक घर के बाहर विश्रव एक भ्रम पैदा करता है एज इफ कोई जल रहा हो, लेकिन राघव इसे इग्नोर करता है। देन टावर से रेडियो लेते वक्त टावर ही गिर जाता है, जिसमें सुरेंद्र और सुमित चोटिल भी होते हैं, लेकिन राघव हार नहीं मानता और किसी तरह रेडियो हासिल कर लेता है। स्टिल इन्हें तीसरा ऑब्जेक्ट नहीं मिला था जो कि विश्रव के एक्शन को रिप्रेजेंट करे। राघव 2 ही ऑब्जेक्ट लेके रेडियो स्टेशन जाता है, जहां मैथिली पजेस्ड हालत में थी, और वो अब पानी वाले कैद से आजाद होकर सब पे हमला कर देती है। कोई भी पजेस्ड मैथिली को रोक नहीं पाता, इनफैक्ट मेन पुजारी जी भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद मैथिली राघव पे हमला करती है, लेकिन राघव की राम जी वाली कड़ा उसकी रक्षा करती है। राघव तुरंत मैथिली को पकड़ता है और ये कड़ा उसके हाथ में डाल देता है। इससे मैथिली तो कंट्रोल में आ जाती है, लेकिन ये विश्रव की आत्मा राघव को ही पजेस कर लेती है। ऐसे में हमें राघव का कॉन्साइंस दिखाया जाता है, जहां राघव की रियल स्पिरिट और पजेस स्पिरिट में लड़ाई होती है। पजेस स्पिरिट का रूप भी भले राघव जैसा था, लेकिन उसके अंदर थी विश्रव की आत्मा, और पजेस स्पिरिट ये बोल के राघव के ओरिजिनल स्पिरिट को गिल्टी फील करवाती है कि उसके पिता की मौत उसके कारण ही हुई। कैसे? वेल, जब स्कूटर पिन का एक्सीडेंट हुआ था तब बच्चा राघव जिद किया था कि वो एक्सेलरेटर घुमाएगा। ऐसे में राघव के पापा उसे हैंडल संभालने दे दिए, वो एक्सेलरेटर घुमाने लगा और इसी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ था। राघव इसके लिए गिल्टी फील करता है और विश्रव कहता है कि वो दोनों एक ही जैसे हैं, क्योंकि दोनों ने अपने पिता को खत्म किया। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि राघव का केस एक एक्सीडेंट था, मतलब अनजाने में हुआ था। वहीं विश्रव तो अपनी हाथों से ही अपने पिता को समाप्त किया था। विश्रव की राघव रूपी आत्मा खुद को अहम मृत्यु कह रही थी, और ऐसे में जो रियल राघव था, मतलब हमारे वर्ल्ड में, वो अपने ही शरीर को हर्ट कर रहा था। लेकिन एक पॉइंट पे राघव की आत्मा थोड़ी कंट्रोल में आती है और राघव इविल स्पिरिट पे हमला करके उसके गर्दन की एक ताबीज निकाल लेता है, जिससे स्पिरिट गायब होती है। अब यहाँ आता है एक और ट्विस्ट, जिससे हमें पता चलता है कि विश्रव की माँ के पेट में जब विश्रव था तब वो यही ताबीज हमेशा पहनी रहती थी। अब वो तो विश्रव को जन्म देते ही खत्म हो गई थी, और तब से विश्रव ये ताबीज पहनता था, और यही ताबीज कनेक्टेड है उसके एक्शन से। ये जानते ही राघव थोड़े होश में आके इस ताबीज के बारे में मैथिली को बताता है। मैथिली फौरन नीचे उस गैस वाले कमरे में जाती है, जहां उसे ताबीज मिल भी जाती है। यानी कि दोस्तों, अब इनके पास 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए थे, और ऐसे में पुजारी जी तीनों ऑब्जेक्ट्स को आग में डाल के रिचुअल करते हैं। इससे राघव, जो कि वापस पजेस्ड हो गया था, वो कैद हो जाता है। फिर ये लोग राघव के शरीर से विश्रव की आत्मा को निकालते हैं, और एक कलश जैसे डिवाइस से कुछ तो शाइनी ऑब्जेक्ट निकलता है, पत्थर जैसा। उसके अंदर ये लोग विश्रव की आत्मा को कैद करके कलश को क्लोज करते हैं। सो यस, राघव बच गया था, इनफैक्ट मैथिली भी ओके थी, और अब किसी पे खतरा नहीं था, क्योंकि विश्रव की आत्मा फाइनली कैद हो चुकी थी। इसके बाद कहानी कुछ समय बाद की आती है, जहां राघव और मैथिली एक ट्रिप पे आए हैं टू रिलैक्स देमसेल्व्स। मतलब इतना कुछ लाइफ में हुआ है तो थोड़ी रिलैक्सेशन चाहिए, लेकिन राघव अब भी परेशान है। क्यों?
क्योंकि राघव का मानना है कि विश्रव खुद इतना इविल नहीं हो सकता, जरूर कुछ उसे इन्फ्लुएंस कर रही थी। इस पॉइंट पे आता है एक और ट्विस्ट। हमें दिखाया जाता है कि जब किड विश्रव मिरर में अपनी माँ को देख रहा होता था तो वाकई में उसकी माँ की स्पिरिट उसके पीछे खड़ी होती थी जो कि इविल दिख रही थी। जी हाँ दोस्तों, इसी पॉइंट पे मूवी खत्म हो जाती है विद फाइनल ट्विस्ट। तो दोस्तों ये थी किष्किंधापुरी फिल्म की कहानी, जो कि है तो काफी सिंपल, लेकिन कहानी की प्रेजेंटेशन ऐसी है कि यहाँ सेकंड हाफ में ट्विस्ट पे ट्विस्ट आती रहती है। सबसे पहले अगर हम विश्रव की बैक स्टोरी देखें तो क्लियरली हम समझ पाते हैं कि उसका कैरेक्टर एक ट्रेजेडी था। उसका जन्म ही एक ऐसी रात को हुआ था जब चांद का ग्रहण लगा था और शुरू से ही उसका शरीर नॉर्मल नहीं था। उसके पिता उसे रिजेक्ट करते थे और एक ऐसा बच्चा जिसका कोई दोस्त नहीं, उसके लिए माँ ही उसकी सब कुछ थी। लेकिन ट्विस्ट ये था कि उसकी माँ तो उसे जन्म देते वक्त ही गुजर गई थी और विश्रव एक मिरर में अपनी माँ को देखने लगा था, उनसे बातें करने लगा था। अब सोचिए, एक छोटे बच्चे के लिए माँ की यादों को पकड़ने का एक ही रास्ता बचा हो और वो भी एक मिरर के जरिए। यहीं से उसका ऑब्सेशन शुरू हुआ, जहाँ मिरर उसके लिए एक टॉय नहीं बल्कि एक लिविंग माँ बन गई। लेकिन जो चीज उसके लिए कंफर्ट थी वही बाद में कर्स बन गई। उस मिरर के पीछे क्या उसकी सिर्फ इमेजिनेशन थी या वाकई माँ की आत्मा थी? अगर थी तो क्या वो माँ एक इविल फॉर्म में थी? यहीं पे मूवी एंड होती है एक सवाल को छोड़ते हुए। फिल्म के एंडिंग में हमें क्लियरली दिखाया जाता है कि जब छोटा विश्रव मिरर में अपनी माँ को देख रहा होता है तो उसके पीछे एक इविल स्पिरिट वाकई खड़ी होती है। मतलब थ्रू आउट मूवी जो कुछ भी हुआ उसके पीछे विश्रव का अपना गुस्सा और ट्रॉमा तो था ही, लेकिन साथ ही एक औरत की इविल स्पिरिट भी उसे इन्फ्लुएंस कर रही थी। इससे ये पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद विश्रव अपने आप में इतना वायलेंट ना होता अगर उसकी माँ की आत्मा का इविल रूप उसे कंट्रोल ना करता। अब ये माँ की स्पिरिट कैसी थी ये क्लियर नहीं है, मतलब इविल थी या माँ की ही स्पिरिट थी या सिर्फ उसका भेष लेके थी, कुछ नहीं पता। क्या वो माँ की सप्रेस्ड दर्द से जन्मी थी या फिर दूसरी ही शक्ति जो माँ का रूप लेके विश्रव पे हावी हो गई? अगर आप इस फिल्म को देखें तो यहाँ हमें काफी जगह गैसलाइट किया जाता है टू बिलीव समथिंग, लेकिन होता एक्चुअली में कुछ और है। तो ये जो एंडिंग सीन है शायद ये भी कुछ ऐसा हो सकता है। वैसे एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि विश्रव की आत्मा अभी भी पूरी तरह से कैद नहीं हुई हो और अब वो एक नई झूठी कहानी बुन रहा है टू शो हिमसेल्फ एज अ बेटर पर्सन। तो हाँ, यहाँ कई थियरीज बन सकती है और ये एम्बिगिटी कहानी को और ज्यादा हॉन्टिंग बना देती है। एक और चीज फिल्म में रिपीटेडली दिखाया गया है, दैट इज क्रॉस्ड स्वास्तिक। नॉर्मली स्वास्तिक एक पायस पॉजिटिव सिंबल होता है, लेकिन यहाँ उसका उल्टा फॉर्म बार बार दिखाया गया है। अब कैसे इस सिंबल को वर्ल्ड वाइड भी लोग गलत तरीके से देखते हैं इस बारे में तो आप जानते ही होंगे। अब थियरीज ये कहती है कि विश्रव अपनी पूरी जिंदगी में उल्टा स्वास्तिक बनाता था, जो एक तरह से उसके डिस्टर्ब्ड साइकी का रिप्रेजेंटेशन था। अब दोस्तों सबसे बड़ा अनआंसर्ड सवाल ये है कि वेदावती के साथ क्या हुआ? फिल्म हमें दिखाता है कि वेदावती अपनी बदनामी की वजह से खुद को समाप्त कर लेती है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो विश्रव की आत्मा और वेदावती की ट्रेजेडी एक दूसरे के पैरेलल चलती है। विश्रव के साथ भी गलत हुआ था, ऑल्दो वो खुद भी गलत किया। वहीं वेदावती के साथ तो सिर्फ गलत ही हुआ था, वो तो प्योरली विक्टिम थी। लेकिन एक कॉमन चीज ये है कि एंड में दोनों की कहानी मौत और बदले पे ही खत्म होती है। वो अलग बात है कि वेदावती का बदला वाली लिया था जो कि उसको होने वाला हस्बैंड था, लेकिन वेदावती की आत्मा का रोल सिर्फ बैक स्टोरी में रह जाता है, जबकि विश्रव का घोस्ट ही फिल्म को डोमिनेट करता है। मतलब कहानी के एक लेयर में यह भी हो सकता है कि विश्रव की माँ की इविल स्पिरिट और वेदावती की अनफिनिश्ड एनर्जी दोनों मिलकर एक कंबाइंड कर्स बन गए हो जो रेडियो स्टेशन को हॉन्टेड रखता है, क्योंकि वेदावती के स्पिरिट के बारे में हमें तो कुछ बताया नहीं गया है। अब ये भी हो सकता है क्योंकि वेदावती एक अच्छी इंसान थी तो उसकी स्पिरिट चली गई, मुक्त हो गई।